नमस्कार। छत्तीसगढ़ अखबार के पाठकों और दर्शकों के लिए मैं आज एक बहुत जरूरी मुद्दे पर बात करने आया हूं। ये हम सब से जुड़ी हुई बात है, चाहे हमारे बहुत करीब की क्यों ना हो। हुआ यह है कि आज से 10 बरस पहले इस 17 तारीख को 10 साल पूरे हो जाएंगे। केदारनाथ में विकराल बाढ़ आई थी। एक ऐसी तबाही हुई थी, हिमालय के इलाके में किसी ने कभी देखी नहीं थी। ऐसी तबाही आई थी। उस तबाही के गवाह रहे हुए जो उसके तुरंत बाद वहां पहुंचे, उन्होंने तमाम चीजों को देखा। हृदयेश जोशी ये देश के एक बड़े प्रमुख पर्यावरणवादी पत्रकार हैं, और भी मुद्दों पर ये जर्नलिज्म करते रहे हैं। वो बरसों तक एनडीटीवी का एक प्रमुख रिपोर्टर चेहरा रहे। उस वक्त उन्होंने राजनीति से लेकर जुर्म तक और हादसों तक सब कुछ कवर किया। लेकिन बाद में जैसी नियति रहती है, धीरे धीरे वे पर्यावरण की तरफ आकर यहाँ पर सीमित हो गए हैं। उन्होंने एक किताब लिखी थी, तुम चुप क्यों रहे केदार। ये 10 बरस पहले की किताब है, और इसके 10 बरस पूरे होने पर इसका एक नया संस्करण आ रहा है, जिसमें उन्होंने इन 10 साल की बातों को जोड़ा है। 10 साल पहले ये किताब थी, 10 साल पहले के उस हादसे पर। अब इन 10 साल की घटनाओं को उन्होंने और जोड़ा है। इसका नया संस्करण सामने आ रहा है। उसके बारे में पढ़कर जानकर मैंने हृदय से बात करने की कोशिश की। उनका नाम थोड़ा मेरे लिए मुश्किल रहता है और टंग ट्विस्टर की जगह रहता है। तो खैर, हम इस बहुत जरूरी मुद्दे पर उनकी किताब के रास्ते, चूंकि इस किताब को तैयार करते उन्होंने बरसों तक वहां पर कई कई महीने वहां पर गुजारे हैं, एक एक इलाके को देखा है, हजारों लोगों से बातें की है। तो उनसे बेहतर कोई मुझको मिला नहीं जो 10 बरस पूरे होने पर केदारनाथ के उस हादसे के बारे में और उस हादसे के सबक के बारे में मुझको बता सके, हमारे दर्शकों को बता सके। हृदय, आपका बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत शुक्रिया और सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये इस हादसे की 10 बरसी पूरी हो रही है। मैं इसकी सालगिरह कहना मुझको थोड़ा अटपटा लगता है। हम सालगिरह अच्छी चीजों की कहते हैं। इसके 10 बरस पूरे हो रहे हैं। आपने मौतों को बड़े करीब से देखा भी है। आप शायद हादसे के तुरंत बाद वहां पहुंच गए थे। तो क्या रहा हृदय वहां पे आपका उस समय जो देखा हुआ था, जब आपको पहली खबर लगी? और मुझको ऐसा ध्यान पड़ रहा है कि उसके कुछ ही समय पहले आप छत्तीसगढ़ के बस्तर में आकर झीरम घाटी में नक्सल हमले के जो शिकार हुए थे, शहीद हुए थे उसमें जो लोग, उसकी रिपोर्टिंग के लिए भी आप यहाँ आए थे तुरंत ही उस हादसे के बाद। और यहाँ से आपको एक वो और बड़ा हादसा कवर करने के लिए जाना पड़ा था। तो केदारनाथ के इलाके में, वहां उत्तराखंड के उस इलाके में जब आप पहुंचे, जो तबाही का मंजर दिखा, क्या लगा आपको? क्या आपकी यादें ताजा हैं अभी तक? देखिए, आपने ठीक कहा कि 25 मई को जीरम घाटी का हमला हुआ था, और तब मैंने अपने दोस्त से और बहुत सारे लोगों से न्यूज रूम में हम बात करते थे कि ये इस दशक की हो सकता है सबसे बड़ी स्टोरी है, जब जीरम घाटी जो एक हाईवे है, वहां पर एक पॉलिटिकल पार्टी के 25-30 लोगों को मार दिया हो। जी। लेकिन उसके कुछ हफ्ते बाद ही मैं केदारनाथ में था, 11,000 फीट की ऊंचाई पर, और लाशों का ढेर लगा हुआ था। और बहुत सारे लोग इसलिए मर गए क्योंकि वो बाढ़ की चपेट में आए, जो बच्चे बेचारे वो इसलिए उनकी मौत हो गई, उनको पहाड़ की समझ नहीं थी, वो और ऊंचाई पर गए, बारिश हो रही थी, उनको हाइपोथर्मिया हो गया, यानी उनकी बॉडी का टेम्परेचर इतना गिर गया कि वो उनके फेफड़े जो है उन्होंने काम करना बंद कर दिया। तो और बहुत सारे लोगों की लाशें कई महीनों तक मिलती रही। जब इसकी एनिवर्सरी हुई, 1 साल पूरा हुआ इसकी, जो आपने कहा बरसी हुई, और किताब रिलीज हुई थी 2014 में मेरी लिखी हुई, तब भी मैं वहां गया था, और तब भी लाशें मिल रही थी, कंकाल मिल रहे थे। यानी लोगों की को पूरी तरह से कभी वहां पता नहीं लग सका। एक बात महत्वपूर्ण है जो शायद आप और आपके दर्शक जानना चाहेंगे कि आखिर इतनी बड़ी घटना हो कैसे गई। हाँ। आखिर ऐसा क्या हुआ कि हाँ। वहां इतनी बड़ी घटना हुई। उसके दो तीन तात्कालिक कारण हैं, और एक जो कारण है वो पहले से चला आ रहा था। हम्म। तात्कालिक कारणों में नंबर एक जो था, वहां पर बहुत दिनों से बारिश हो रही थी, और उसके लिए मौसमी कारक जिम्मेदार थे, हम्म। जो मेट्रोलॉजिकल रीजंस होते हैं। और 12-13 तारीख से शुरू हुई बरसात बढ़ती गई, और चौबीसों घंटे लगभग हो रही थी बिना रुके हुए, और 14-15 तारीख तक पूरे उत्तराखंड में इतनी बारिश हो रही थी कि नदियां उफान पर थी, हम्म। सारी नदियां उफान पर थी।
तो केदारनाथ में जो नदी आती है सुनील जी, उस नदी का नाम केदारनाथ के जो चौराबरी ग्लेशियर केदारनाथ मंदिर के ऊपर है, हाँ। वहां से निकल के आती है। उस नदी का नाम मंदाकिनी है। अच्छा। मंदाकिनी नदी जो है वो आके नीचे केदारनाथ मंदिर में दूधगंगा और मधुगंगा नाम की दो नदियां और एक तीसरी नदी सरस्वती से मिलती है। लेकिन एक झील भी है, चौराबरी झील, इसके ठीक ऊपर, जो चौराबरी ग्लेशियर की ही झील है। तो हम्म। उस दिन इन सब कारणों की वजह से जहां एक और उफान में थी नदी, हम्म। चौराबरी ग्लेशियर अचानक फट गया क्योंकि उसमें बहुत बड़ा हिमशिला स्खलन हुआ, एक एवलांच आकर गिरा। हाँ। और क्योंकि कई दिनों से बरसात हो रही थी, उसका जो जगत थी, उसकी जो पेरिफेरी थी, वो बहुत कमजोर हो गई थी, बारिश की वजह से पोपली हो गई थी। तो अचानक इतने प्रेशर से जब भरी हुई, कई फीट ऊपर पानी था उसमें, चौराबरी लेक में। वाडिया संस्थान जो है देहरादून स्थित जियोलॉजी का, उन्होंने उसको मापा भी है और उन्होंने तुरंत उसकी रिपोर्ट भी दी थी। हम्म। तो कई मिलियन लीटर पानी पर सेकंड वहां से उस नदी में जुड़ गया। हम्म। तो इस और गाद और मलबा अपने साथ वो लेकर आया। हम्म। तो उसकी वजह से वहां पर लोगों के लिए बचने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि चारों ओर के पुल जो हैं छोटे मोटे बीच के टूट चुके थे। हम्म। तो लोग जो थे पहाड़ की ओर भागते, तो पहाड़ ऊपर से गिर रहा था, टूट के बोर्डर्स गिर रहे थे। नीचे पानी से लबालब भरा हुआ था, तो बहुत सारे लोग वहीं पर मारे हम्म। गए। एक और कारण जिसको जोड़ देना इसमें बहुत जरूरी है, वो ये कि उस साल 2012-13 का जो जाड़े थे, ठंड थी, हम्म। उसमें दिसंबर जनवरी में जो बर्फ थी वो अनयूजुअली हाई थी हाँ। और काफी देर तक भी पड़ी। हम्म। तो वो बर्फ जब पड़ती है देर तक, तो फिर वो पिघलती भी बहुत तेजी से है, क्योंकि हम्म। मास बहुत ज्यादा होता है। हम्म। तो वो बहुत तेजी से बर्फ भी पिघल रही थी। ये बात मुझे जो ग्लेशियरोलॉजिस्ट हैं, ग्लेशियर विज्ञानी डीपी डोभाल साहब ने बताई थी, हम्म। जिनके साथ मैंने चौराबाड़ी ग्लेशियर की यात्रा भी की थी। हम्म। तो ये चीज तो हुई। तो ये मंदाकिनी नदी जो है सुनील जी, आकर रुद्रप्रयाग में, जिस जिले में केदारनाथ स्थित है, हाँ। वहां पर आके ये बद्रीनाथ के सतोबंध भगीरथ ग्लेशियर से आने वाली नदी अलकनंदा में आकर मिलती है। अलकनंदा में भी उस वक्त बहुत जबरदस्त तूफान था और अलकनंदा ने तबाही की थी केदारनाथ में। वहां लामबगड़, पांडुकेश्वर जैसे बहुत सारे छोटे छोटे कस्बे बहा ले गई थी वो। ओहो। तो अब वो नदी जब नीचे तक आई, तो मूल रूप से यही है कहने का, तो पूरा गढ़वाल का जो इलाका है, हम्म। ये बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ। न केवल क्षतिग्रस्त हुआ, बहुत से लोगों की जानें गई। हम्म। और न केवल कुमाऊं, बल्कि न केवल गढ़वाल बल्कि कुमाऊं के कई जिले भी अलग अलग नदियों के उफान में होने के कारण और भूस्खलन और इसके कारण वहां पर भी नुकसान। ये आपने दो तो वजहें बतलाई, एक तो बर्फ ज्यादा थी, पानी ज्यादा था, वो झील जो है उसमें ग्लेशियर का टुकड़ा गिर गया, उससे वो किनारा टूट गया, उससे फ्लड आ गया, यहाँ तक तो ठीक है। इसमें इंसान का क्या योगदान था? क्या इसमें इंसान ने भी कुछ किया था? देखिए, जो इसकी जो पूरी स्थिति है, उसमें स्पष्ट रूप से जो बात लंबे समय से कही जाती रही है कि नदियों पर निर्माण होना, नदियों पर बांध बनाना, और यहाँ तक हम कह सकते हैं कि जो लोगों ने भी अपने घर बनाए थे, और जो गाद है, निर्माण की सारी गाद, चाहे सड़क निर्माण हो चाहे बांध निर्माण हो, उसको नदियों में फेंक देना। ये डॉक्टर नवीन जुयाल ने अपने इंटरव्यूज में, और कई बार जब मैंने उनसे बात की तो बताया कि उन्होंने कहा कि पानी लोगों का नुकसान नहीं करता है, नदियों का। नदियों का नुकसान जो करता है, और उन्होंने अंग्रेजी में बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि यू शुड अंडरस्टैंड दैट रिवर डजंट ब्रिंग वाटर विद इट, इट ऑल्सो ब्रिंग्स इनॉर्मस अमाउंट ऑफ डेबरी विद इट। या। तो ऑलरेडी बहुत सारी डेबरी लेके, गाद लेके आती है, और अगर आप नदियों के रास्ते में गाद को छोड़ देंगे, तो वो गाद की मात्रा बहुत बढ़ जाएगी और बहुत नुकसान करेगी। हाँ। तो ये वजहों में मानव का हाथ बहुत था। हम्म। और ये बात एक तो वैज्ञानिकों के द्वारा, लेकिन दूसरी बात, जब सुप्रीम कोर्ट की एक्सपर्ट कमेटी बनी थी इस बारे में जानकारी पता लगाने के लिए कि आखिर क्या बांधों का रोल था, हम्म। तो उसने ये कहा कि हाँ, जो बांध उत्तराखंड के हैं, उनमें बांधों का रोल इस आपदा को एग्रवेट करने में, यानी बिगाड़ने में था। और हाँ। उसके बाद उन्होंने कुछ बांधों के नाम भी बताए थे और कहा था ये प्रोजेक्ट जो है नहीं होने चाहिए। तो ये जरूर है। और तीसरी बात जो शायद आप जोड़ना चाहेंगे या बात करना चाहेंगे, क्या जलवायु परिवर्तन का इसमें मैं कोई रोल उसी है? पे आ रहा था। जी। तो जलवायु परिवर्तन के लिए हम इतना कह सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन की वजह से आपदाएं जो हैं वो बढ़ रही हैं, उनकी मारक क्षमता बढ़ रही है, और आपदाओं की जो, फ्रीक्वेंसी। हाँ, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। तो ये एक बहुत जरूरी बात है। और जैसे आजकल अखबारों में आपको पढ़ने को आता है कि जो चौराबरी ग्लेशियर की झील थी ना, हम ग्लेशियर लेक कहते हैं, तो ऐसी झीलों की संख्या बढ़ रही है। और वैज्ञानिकों ने हालांकि एक तरीका, वो कहते हैं ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड जिसे कहते हैं ग्लॉफ, उसके जरिए वो ये कहते हैं
कि एक अर्ली वार्निंग सिस्टम हो और वहां पर आप मॉनिटर करिए। मॉनिटरिंग स्टेशन भी होते हैं, कई वैज्ञानिक वहीं अपने पीएचडी स्टूडेंट्स वगैरह वहां रहते भी हैं, वो डेटा इकट्ठा करते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि कहाँ कोई, हर जगह इस तरह से अगर झीलें बनने लगेंगी, जो हम्म, टेम्परेचर इतना ऊपर जा रहा है, तो हम्म। उन पर मॉनिटर करना भी हर समय आसान नहीं होगा, असंभव नहीं है, पर बहुत मुश्किल होगा। और अगर हो भी गई तो ठीक वक्त पर उन्हें डिफ्यूज किया जा सके, ये भी होगा। और दूसरी भी पहलू है कि बाढ़ अचानक आ रही है, बारिश अचानक बहुत ज्यादा हो रही है, 3 महीने में होने वाली बारिश 2 हफ्ते में हो जा रही है, तो ये सब वजह है। तो आने वाले दिनों में जलवायु परिवर्तन भी इस तरह की घटनाओं को बढ़ा सकता है। और क्लाइमेट चेंज के लिए पूरी तरह से इंसान जिम्मेदार है। न जानवर करते हैं क्लाइमेट चेंज, न कुदरत खुद चेंज करती है। हाँ, नहीं मतलब ये नहीं कह सकते, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर से भी होता है, और जानवर भी जो जुगाली करते हैं कई बार उसमें भी होता है। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि जो बड़े फैक्टर हैं, उन फैक्टरों को हम नगण्य मान सकते हैं, है ना। लेकिन जो बड़े फैक्टर हैं वो तो पावर हाउस, ये पावर प्लांट्स हैं। सबसे बड़ा जो इमिशन हो रहा है 30% से ज्यादा, वो तो कोल पावर प्लांट से हो रहा है ना। तो गाड़ियों वो का तो हमारी पॉल्यूशन है। सुविधाओं के लिए, हमारे उसके लिए है, हाँ। तो सबसे बड़ा पावर प्लांट है, पोल्यूशन है, इंडस्ट्री है। तो नेचुरली जो आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि मानव जनित कारण है जो कर रहे हैं कार्बन इमिशन और ग्रीन हाउस गैस इमिशन। फ्लाइट्स तो हम ही लोग उड़ते हैं हवाई जहाजों से, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है कार्बन इमिशन को जोड़ने में, और हमारे सुविधा उपभोगी जीवन की वजह से ही हो आपने जुगाली करने वाले जानवरों का जिक्र किया है तो मैं उसके बारे में याद दिलाना चाहूंगा। न वो एसी कमरे में बैठकर जुगाली करते हैं कि उनके लिए कोयला जलाकर बिजली जलानी पड़े। न वो डीजल की गाड़ी चलाकर जानवर सफर करते हैं कि वो धुआं पैदा करें। प्लेन जी, में जाना तो दूर की बात है। वो बिल्कुल। चीता के अलावा कोई प्लेन में सफर हिंदुस्तान में जानवर नहीं करते। बिल्कुल, मैं आपके यहाँ सहमत हूँ। मैंने तो बात सिर्फ इसलिए कही कि कल सुनील जी का वीडियो देख के कल कोई ये ना कहे कि अरे इन लोगों को, क्योंकि जो सोशल मीडिया में आजकल जो होती है मॉब लिंचिंग, कि इन्हें ये भी नहीं पता है कि इससे भी होता है उससे भी होता है। तो मैं पूरा पाई चार्ट दे रहा हूँ, लेकिन उसमें जो हिस्सा मूल है, अब आप कोई कहे तकनीकी रूप से हम चलते हैं तो भी कार्बन इमिशन होता है उस पर्यावरण। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम चलना बंद कर देंगे। जी। तो सस्टेनेबल लाइफस्टाइल वही है कि जब आप जितना जरूरी है उतना उपभोग करते हैं, और तो इंसान का है। तो हाँ, वापस लौटते हैं। तो ये किताब जो तुम चुप क्यों रहे केदार है, ये पूरी तरह से उस घटना का रिपोर्टाज है, साथ ही उत्तराखंड के पर्यावरण का जो आंदोलन है जी। 1920 से ही मैंने शुरू किया है, मतलब पूरी 20वीं शताब्दी में जो आंदोलन हो रहे थे। हाँ। उत्तराखंड का बहुत रिच आंदोलनों का एक इतिहास बहुत रहा है, कई हाँ, दूसरे बिल्कुल। राज्यों की तरह। तो उस बिल्कुल। वक्त जिस समय से कुली बेगार आंदोलन जो गांधी जी ने समर्थन किया था, फिर तिलाड़ी विद्रोह हुआ जिसमें राजा ने गोलियां चलाई थी। जी। राजा ने, जो क्योंकि हमारा जो उत्तराखंड है वो दो हिस्सों में मूल रूप से माना जा सकता है, कुमाऊं और गढ़वाल। हाँ। तो कुमाऊं तो पूरी तरह से अंग्रेजों के कब्जे में था, इतिहास के से बता रहा हूँ। हाँ। गढ़वाल के दो हिस्से थे। हाँ। पहला हिस्सा गढ़वाल का था जो नदी के उस पार है, यानी चमोली जिला और रुद्रप्रयाग जिला, जो हाँ। आज का है वर्तमान। हाँ। उस वक्त तो नाम कुछ और रहे होंगे। तो उसमें अंग्रेजों का शासन था, लेकिन नदी के इस ओर जो है वो टिहरी राजा की रियासत थी। जी। अंग्रेजों के कानून बड़े ही ऑपरेसिव कानून थे। हम्म, राजा ने अंग्रेजों के ऑपरेसिव कानूनों की जो है वो नकल की, और उसमें दो कानून और जोड़ दिए। तो राजा ने क्या किया कि अंग्रेजों के कानूनों की नकल की और उसमें दो कानून और जोड़ दिए। हाँ। तो यानी राजा ने और भी ज्यादा, तो तिलाड़ी का आंदोलन 1930 का एक ऐसा ही आंदोलन है, जब हाँ। राजा ने गोलियां चलाई, लोगों की लाशें जो है वो यमुना नदी में फेंक दी गई। एक हम बहुत बड़े जो वो थे, पर्यावरण प्रेमी थे, श्रीदेव सुमन। हाँ। उन्होंने कई दिनों तक, शायद 70-80 दिन तक वो जेल में रह के, जेल में उनकी उपवास करते हुए मौत हुई। हम्म, ऐसे बहुत सी कहानियां हैं। जी। तो ऐसे करते करते जब हम 60 के दशक में पहुंचते हैं, तो फिर और आंदोलन आते हैं, वन अधिकार आंदोलन आते हैं। 70 में चिपको मूवमेंट आ जाता तो है। मूवमेंट आ 80 गई। में महिलाओं ने, और सब में महिलाओं का बड़ा रोल था। हम्म, 80 में फिर हमारे जो आंदोलन आ जाता है वो छत्तीसगढ़ की तरह, जो पहले तो आए ये वन अधिकार आंदोलन जो छत्तीसगढ़ में बहुत है। फिर हाँ। मुझे छत्तीसगढ़ का नहीं मालूम, लेकिन उत्तराखंड में नशा विरोधी आंदोलन चले, नशा नहीं रोजगार दो। तो यहाँ वो तो आंदोलन वो नहीं 80 के, है। यहाँ वो नहीं है। यहाँ तो अभी मैं राजनीतिक चर्चा लोगों से कर रहा हूँ तो मैंने कुछ नेताओं को सुझाया कि आप नशाबंदी अगर लागू कर दें तो चुनाव जीत जाएंगे। तो उनका कहना है कि नशाबंदी लागू करेंगे तो शर्तिया चुनाव हार जाएंगे। हाँ, तो यहाँ पर भी यही है। यहाँ पर भी वित्त मंत्री ने जो है, एक वक्त यहाँ की एक सरकार के वित्त मंत्री ने कहा कि उन्होंने ये कोर्ट में जाकर सकती, क्योंकि हमारी कमी जो है, कमाई वहीं से आती है।
ये अभी की बात बता रहा हूं मैं, ये इस दशक की, ये तो 20वीं 21वीं सदी में। लेकिन उस दौर में भी ये कहा जाता है कि जब जो नेता शराब शर्मा शर्मी जिसे कहते हैं, आंख की शर्म की वजह से महिलाओं के बड़े बड़े जुलूसों में निकलते थे हाँ और समर्थन करने आते थे, वो हाँ भी रात को थैलों में शराब बेचते थे। क्योंकि शराब पीना इतनी बड़ी लत थी, नशाखोरी। हाँ शराब तो कोई आदमी कभी भी पी सकता है, हाँ लेकिन नशा की मतलब आदमी सुबह से लेकर शाम तक पिया हुआ ही रहे। तो हाँ महिलाओं ने उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाई, खड़े होकर विरोध किया, जैसे बिहार में भी हमने देखा था, जिसकी वजह से हाँ। नीतीश कुमार हुआ। तो ये सारे उनका जिक्र है। और आखिर में एक केदार घाटी बचाओ आंदोलन हुआ था। हम्म। अब आपके उनको लोगों की नजर से बचाना बताना बहुत जरूरी है कि छत्तीसगढ़ में इतने बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं और लोगों की स्पिरिट दिखी है। हाँ एक महिला सुशीला भंडारी है, मैं कितनी बार उनकी कहानी लोगों को चुका चुका। वो हाँ। कभी स्कूल नहीं गई थी, उन्हें पकड़ के जेल में डाल दिया गया हम्म। बांध के विरोध करने में। हाँ। और वो महिला, अनपढ़ महिला, सुनील जी सोचिए, उसने कहा जज से, जब हम्म। उसे लाया गया, कहा कि आप बेल क्यों नहीं अप्लाई कर रही हो, तो उसने जज से कहा कि अगर आपके होते मुझे बेल लेनी पड़े तो आपके होने का क्या फायदा है। हम्म। तो जज ने भरी अदालत में उसे मतलब उसके आरोप हटा के उसे मुक्त किया था, लेकिन उसके अच्छा। बावजूद उसका जो परेशान करना सरकार और इतने मजबूत लोगों ने उसे बंद नहीं किया। वो हम्म। महिला मंगल दल की यहाँ सदस्य थी, जो पहाड़ में बनाए गए हैं महिलाओं अच्छा। के ग्रुप। अभी अच्छा। भी वो बहुत बहादुरी से लड़ रही हैं। हाँ तो ऐसी बहुत सी कहानियां हैं, लोगों ने अपनी ताकत से रोका है। ये हाँ बहुत मतलब पॉजिटिव बात है कि हाँ। सरकारें दमन कर रही हैं, वो कर रही हैं, लेकिन लोग अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे हैं, चाहे ये थोड़े से लोग हैं लेकिन लड़ रहे हैं। ये बतलाइए हृदय कि आपने इतनी रिपोर्टिंग की, इतने लोगों से संपर्क किया, मौतें आखिर हुई कितनी? क्योंकि कोई आंकड़े समझ में आते नहीं है। जनता कहती है 10-20 हजार लोग मारे गए। कई लोग कहते हैं कि ऐसे लोग जिनके कोई घर बार वाले गरीब ढूंढ नहीं पाए, उनकी उनके लापता होने की बात दर्ज नहीं हुई। तो लाशें कितनी मिली और अंदाज क्या है? मैं एक बात से आपको बताना चाहता हूं जिससे समझ में आएगी थोड़ा सा, कि जब हम ने एक उड़ान भरी थी केदारनाथ पहुंचने के लिए, तो पहली नजर जो हमने देखी थी वो ये कि केदारनाथ के रास्ते में लोग थे, और ऊपर से जो राहत सामग्री फेंकी जा रही थी उसे लेने के लिए वो छीना झपटी कर रहे थे, और लाशों के बीच में उछल कूद कर रहे थे। इतनी ज्यादा लाशें थी, लोग इतने थे। और वो तस्वीरें भी हैं किताब में, अगर आप देख सकें, इस तरह की बहुत परेशान करने वाली तस्वीरें हैं। तो लोगों की संख्या, बड़ी संख्या में मौत हुई। अ, लेकिन सरकार डिनायल मोड में थी बहुत लंबे समय तक। और हमने ये उस वक्त रिपोर्ट की थी, सरकार ये कह रही थी कि सबको निकाल लिया गया है, कोई अब ऐसा नहीं फंसा है, लेकिन तब भी लोग फंसे थे। और जैसा मैंने आपको बताया कि साल भर बाद भी जब किताब मेरी आई, एक साल बाद केदारनाथ आपदा के 2014 में, तब भी जो है कंकाल मिल रहे थे। 15-15 दिन बाद तक लोग पैदल चल के बहुत विक्षिप्त हालत में, परेशान हालत में वापस पहुंचे, क्योंकि उनको जिंदा कोई पहुंचे। सहायता, जिंदा पहुंचे, हॉस्पिटलाइज किए गए, कुछ लोग वापस आके भी मरे। सरकार ने जो अपना आंकड़ा, जो लेटेस्ट मुझे मालूम है क्योंकि अपडेट करते रहे, वो 4,500 से थोड़ा ज्यादा का माना है। अच्छा। कोई लोग इसे कहते हैं कि अलग अलग, अगर उनको जोड़ दें तो 6,000 तक भी है। लेकिन अगर आप अनऑफिशियल फिगर्स को यकीन करें, जिसमें हम जैसे लोग भी हैं उनकी बातों पर यकीन करें, तो मुझे लगता है कि ये 7-8 हजार तक तो आराम से ये आंकड़ा हो रहा होगा। क्योंकि बहुत सारी मौतें रिपोर्ट नहीं हुई, बहुत सारी लाशें नीचे बह गई जो हरिद्वार में मिल रही थी, ये वो, क्योंकि नदियों में बहुत पानी था। आप सोचिए, फुटबॉल का जो, सॉरी, बास्केटबॉल का जो पोस्ट होता है जिस पर आप हाँ पॉइंट बनाते हैं बॉल डाल के, वो 10 फीट ऊंचा होता है। हाँ। और इस किताब में वो फोटो है श्रीनगर में। श्रीनगर में, जो कि काफी नीचे है, रुद्रप्रयाग से भी 30 किलोमीटर आगे है श्रीनगर। हम्म। तो श्रीनगर में इतना डाउन स्ट्रीम भी, जो ग्राउंड था बास्केटबॉल का, उसमें केवल टोकरी बची थी, बाकी पूरा खंबा जो है वो गाद से भर गया था। इतनी ऊंचाई तक था, लोगों के पूरे घर नष्ट हो गए थे। तो अगर 60-70 किलोमीटर नीचे श्रीनगर में जो एक टाउन है जहां पर फ्लैटन हो जाना चाहिए गंगा को बिल्कुल, वहां पर अलकनंदा इतना गाद और लेके नष्ट कर रही है, तो ऊपर कितनी उसने बर्बाद। क्योंकि एक रामबाड़ा है, अगर ऐसे समझिए दर्शक, अगर मेरे हाथ को देख के समझ रहे हैं, अगर ये पहाड़ी है तो ये पहाड़ी से प्रोट्रूडिंग, जैसे बाहर को निकलना हुआ एक हिस्सा था रामबाड़ा। हाँ। इस पे बसी हुई थी दुकानें, धर्मशालाएं, सब कुछ। हम्म। तो जब बारिश हुई तो नदी इतना ऊपर आ गई और काटते हुए चली इसको पूरा, और इतना काट दिया कि छपाक करके पूरा रामबाड़ा एक झटके में, इसमें वर्णन है किताब में, पूरा का पूरा रामबाड़ा जो है विद इन मिनट्स, एक बस्ती नीचे से कट के गिर गई। पूरा का पूरा जो कस्बा है जिसमें धर्मशालाएं हैं वो पूरा नीचे चला गया। रामबाड़ा में जब हम पहुंचे, वहां जो पायलट ने, जिसने पहली उड़ान भरी थी सरकार के कहने पे कि पता लगा कि आओ क्या हुआ है, तो उसका वर्णन है जो मैंने रिक्रिएट किया है।
तो वो कहता है, उसने मुझे बताया कि यार जब मैंने रामबाड़ा को क्रॉस किया ना, तो हम कहते हैं कि पायलट्स तो देखते रहते हैं, रोज उड़ रहे हैं उस रास्ते में कि अभी आ गया, आप गौरीकुंड आ गए। पहले मैंने गौरीकुंड देखा, अरे गौरीकुंड में इतनी तबाही हुई है। फिर आगे गया तो उसने कहा रामबाड़ा कहाँ है, मैं तो रामबाड़ा से आगे आ गया हूँ, मेरे कोऑर्डिनेट्स। अरे उसने कहा दिखा रामबाड़ा नहीं। गायब हो गया। तो उसने अपना हेलीकॉप्टर वापस घुमाया, उसने कहा भैया कुछ बहुत बड़ा हो गया है, और अगर मैं केदारनाथ तक गया तो हो सकता है कि मौसम फिर बिगड़ जाए, पता नहीं क्या हो। तो रामबाड़ा से वो वापस आ गया बताने के लिए कि सर देर इज नो रामबाड़ा। तो ये और ये ये बात वहां पर लोगों ने बताई। इस एक बात का खुलासा जरूरी है कि आप जो श्रीनगर कह रहे हैं, ये कश्मीर वाला श्रीनगर नहीं है, नहीं, ये गढ़वाल का श्रीनगर है, जो गढ़वाल जो का कि राजधानी श्रीनगर हुआ है। करता था। क्योंकि जिन हाँ, लोगों ने जो कि दोनों ही पहाड़ नहीं देखे हैं, उनको कोई जी गलतफहमी ना हो, इसलिए मैं इसका खुलासा चाह रहा था। जी बिल्कुल, ये तो श्रीनगर एक तरह से पहाड़ के भीतर का मैदानी इलाका है, काफी गर्म होता है वहां पर। हम्म। और सबसे बड़ा शहर है गढ़वाल का। अच्छा। हाँ, और ये जब हाँ, अंग्रेजों के वक्त में जो गढ़वाल था उसमें राजधानी हुआ करता था ये, हम्म। उस गढ़वाल की। तो वन ऑफ द बिगेस्ट टाउन्स, और यहाँ पर गहमती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी है गढ़वाल की, सबसे हाँ। बड़ी यूनिवर्सिटी। हाँ। तो और वहीं से श्रीनगर सबसे बड़ा स्पॉट है जहां पर लोग अपनी खरीदारी करके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वहां से एक रास्ता फिर रुद्रप्रयाग से केदारनाथ चले जाता है, और एक रास्ता बद्रीनाथ को चले जाता एक चीज मैं समझना चाहता हूँ हृदय, जो मेरे मन में हमेशा उत्सुकता रहती है, और ये तस्वीरें भी आई कि केदारनाथ का मंदिर जो है उसके चारों तरफ मलबा आया हुआ है, चट्टाने हैं, पूरी जमीन बह के आ गई है, और मंदिर का बाल भी बांका नहीं हुआ। अच्छी बात है, नहीं हुआ, मुझको कोई अफसोस या मलाल नहीं है। तो क्या वजह रही? कोई ऐसा दैवी चमत्कार रहा कि केदारनाथ मंदिर को छुआ भी नहीं कुदरत की तबाही ने और प्रलय ने, और मंदिर ज्यों का त्यों इंटेक्ट रहा, और चारों तरफ तबाही रही लेकिन मंदिर का कुछ नहीं बिगड़ा? तो क्या वजह है। रही ऐसी? देखिए, एक तो ये मंदिर काफी कई साल पुराना है, और कई सौ साल पुराना है, 1000 साल से ज्यादा पुराना ये मंदिर है। तो ये वहां पर बताया गया, लोगों ने कहा, मीडिया ने कवर किया कि एक बहुत बड़ी चट्टान शिला है, वो बहकर आई और मंदिर के ठीक पहले रुक गई। और ये दैवी चमत्कार था कि सारा पानी वहां से इधर उधर हो गया, और मंदिर बच गया। इसको प्रोपोगेट किया मीडिया ने भी इस थ्योरी को। और जो उस वक्त के चीफ मिनिस्टर थे, वो आए और उन्होंने उसकी पूजा अर्चना की, और कहा कि ये दिव्य शिला है। मीडिया में अच्छा। उसका नाम ही दिव्य शिला रख दिया गया, और हाँ। बहुत सारे लोग अभी भी जाके उसको प्रणाम करते हैं, हाँ। दिव्य शिला को। हाँ। लेकिन मैं एक वैज्ञानिक आधार पर यकीन करने वाले व्यक्ति का उसमें कहता हूँ कि एक तो आर्कियोलॉजी है, क्योंकि हम्म। कई सौ साल तक ये मंदिर जो है ना, वहां पर बहुत बर्फ पड़ती है, 11,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर वो जगह है, हाँ। और सब जीरो टेम्परेचर रहता है ज्यादातर वक्त वहां। हाँ। तो उसमें बहुत बर्फ पड़ती है, तो उसमें भी दबा रहा। हम्म। और ऐसे बहुत से मंदिर हैं जो देखेंगे उनका आर्किटेक्चर बहुत ही मजबूत है। तो हम्म। चंडी प्रसाद भट्ट ने मुझे गोपेश्वर में, जहां वो रहते हैं, जो काफी डाउन स्ट्रीम है, हम्म। वहां पर एक गोपीनाथ टेम्पल है, वो भी भगवान शिव का ना मंदिर है, तो वो दिखाया था, बिल्कुल केदारनाथ के मंदिर की तरह दिखता है। तो अच्छा। उसके आर्किटेक्चर को भी समझाया था। हम्म। तो उन्होंने कहा था ये जो मंदिर बनाए गए हैं, ये इस तरह के आर्किटेक्चर से बनाए गए कि कभी कोई बाढ़, कभी कोई आपदा आए तो हम्म। ये खड़े रह सके। अच्छा। तो मैं ये मानता हूं, आई विल टेंड टू इंक्लाइन, आई एम इंक्लाइन टू बिलीव कि ये जो मंदिर है वो वैज्ञानिक कारणों से बचा। और दूसरी बात ये भी होती है कि कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जब लॉ ऑफ फोर्सेस कैसे काम करती हैं, किसी जगह हाँ। में कोई चीज बच जाती है, हाँ। क्योंकि वो जो फोर्सेस हैं उसको कंट्रोल भी करते हैं। हम्म। तो मुझे लगता है इस वजह से, आर्किटेक्चर और उसकी बनावट की वजह से ये हम्म। किया गया। लेकिन हाँ, लोगों की आस्था है, लोग कहते हैं कि वो दिव्य शिला की वजह से बचा। तो वो शिला आपने भी देखी है क्या वहां पर? हाँ, वो तो अभी भी है वहां पर, आप भी जाके देख सकते हो। उसको हटाना एक सेक्रेटरी पाप होगा वहां पर, उसे हटाने में तो बवाल हो जाएगा, क्योंकि हाँ। वो शिला को वैसे ही रहने दिया गया। तो हाँ। आप या मैं क्या कह रहे हैं इसका ज्यादा महत्व नहीं है। महत्व हाँ। इस बात का कि लोग मानते हैं उस बात को। तो ऐसा कुछ नहीं, वो तो वो पहाड़ के साथ बहुत सारे पत्थर आए, तो वो थोड़ी लंबी, एक बेलनाकार है थी एक तरह से, चौकोर बेलनाकार। तो जैसे पत्थर गोल और बड़े होते हैं, वो ऐसी है। तो आप कह सकते हैं कि वो तो अभी भी है, वहां जाके आप उसके आगे शीश नवा सकते हैं, और लोग करते हैं। तो वो प्रलय को रोकने के लिए आके रुक गई थी मंदिर के पीछे, ऐसे दिखता है। पीछे, हाँ हाँ। ये बात दूसरी है कि बहुत सारे और लोग थे, उनको उस शिला का कोई फायदा नहीं मिला। हम्म। उसका फायदा सिर्फ एक मंदिर को मिला। हम्म। और उसके बाद, अब दिव्य शिला है, और उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें भ्रष्टाचार का एंगल भी है, मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूँ हम्म। और मान सकता हूँ भली, कि उसके पीछे एक दीवार बनाई जा रही है। तो वो हाँ। फ्लो इतना ना हो कि पानी वो दीवार रोक ले और हाँ। बर्बाद मंदिर ना हो, हाँ। है ना। तो कोई दिव्य शिला की जरूरत ना पड़े। लेकिन साइंस ये कहता है कि हम्म। जहां से पानी इतनी बड़ी संख्या में आया था, वो झील ही अब
टूट गई है, उसकी हाँ। एम्बैंकमेंट टूट गया है, तो हाँ। वहां तो पानी इकट्ठा ही नहीं हो रहा है। ओहो। तो डीपी डोभाल जो ग्लेशियर विज्ञानी हैं, हाँ। उन्होंने कहा था कि ये एक हम्म। मतलब फर्जी और फालतू का कंस्ट्रक्शन है, हाँ। इसकी जगह हम कुछ और कर सकते थे। हाँ। तो वो लेकिन बनाई है दीवार उन्होंने बचाने के लिए, लेकिन सरकार का फालतू मानव का निर्मित। लेकिन सरकार का फालतू का कंस्ट्रक्शन कुछ लोगों के लिए बड़े फायदे का रहता है, और इसीलिए हम। वो तो है, वो तो मैंने इसमें लिखा भी है कि आज वहाँ एक रोपवे भी जा रहा है, बन रहा है बहुत हम्म। जल्दी। वहाँ 1 दर्जन हेलीपैड्स हैं अलग अलग जगह में। हम्म। वहां जब भी आप पहुंचेंगे, हम्म। केदारनाथ जिसको बड़ी शांति के लिए लोग जाते थे, हाँ। उजाला होने से लेके अंधेरा होने तक, वहां हाँ। पर 3 हेलीकॉप्टर केदारनाथ के ऊपर मंडराते रहते हैं। एक हाँ। और दो हेलीपैड है, उस पर हाँ। टिके रहते हैं, और एक हावर करता है कि ये उड़ेगा तो मैं उतरूंगा, अच्छा। क्योंकि दे हैव टू मेक मनी है, वो लगातार यात्रियों को लाते हैं। तो यानी। जैसे यात्री आते हैं, वो एक उनका ग्राउंड स्टाफ उन्हें खींचता है, वापस जाने वालों को बैठाता है, वो हेलीकॉप्टर उड़ता है, तो दूसरा हेलीकॉप्टर लैंड करता है, और तीसरा ऑलरेडी हवा में नीचे है। तो आप फोन पे बात नहीं कर सकते। 4G 5G नेटवर्क वहां चलता है, लेकिन फोन पे हाँ। बात करना उस आवाज के कारण मुश्किल है। हाँ। लेकिन वीडियो कॉल करके लोग दिखाते हैं अपने घर में कि देखो ये केदारनाथ है, ये है। हाँ। तो हमने इसकी पुस्तक में लिखा है कि वीडियो कॉल करके आप दिखा सकते हैं, सिग्नल बहुत अच्छे हैं, लेकिन धरती से जो सिग्नल आ रहे हैं वो अच्छे नहीं है, वो बहुत डराने वाले हैं। हाँ, ये बात तो है, धरती से जो सिग्नल आ रहे हैं, आसमान से ऊपर पहाड़ी से जो सिग्नल आ रहे हैं, वो अच्छे नहीं हैं। एक चीज जी। जो आपने कहा कि इतने हेलीकॉप्टर मंडराते रहते हैं, तो हम्म। ऐसे में कोई एक व्यक्ति वहां की एक गुफा में बैठकर ध्यान करते हुए, साधना करते हुए, आपने भी शायद फोटो देखी होंगी, मैंने भी देखी है, तो हेलीकॉप्टरों के इतने शोर को उस साधना के समय रोका गया था, या उसके बीच भी साधना चल रही थी? नहीं नहीं, उस वक्त तो मैं नहीं गया था, लेकिन मैंने भी वो तस्वीरें देखी थी। मुझे लगता है कि कम से कम किया गया होगा, हाँ। या साधना भी लोग करते हैं। कई योगी और साधु ऐसे भी होते हैं जो इनको हाँ। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके आसपास क्या हो रहा है, लोग क्या हाँ। कह रहे हैं, लोग क्या हाँ। बता रहे हैं। तो हमारे पास ऐसे योगी रहे हैं हाँ। जिन्होंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन हाँ। अभी मैं इनको ऐसे योगी के उसमें रहूंगा जो इस बात की चेतावनियों को भी नहीं सुन रहे हैं, और अपनी हाँ। एक ऐसी साधना में ये लीन है हाँ। जो साधना सिर्फ निर्माण करना जानती है। हाँ। क्योंकि डॉक्टर नवीन जुयाल जो अहमदाबाद की फिजिकल साइंस लेबोरेटरी में कई साल रहे, हाँ। और जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के भी सदस्य रहे हैं, हाँ। और जो दुनिया के जाने माने भूविज्ञानियों में हैं, हाँ। उन्होंने मुझे बताया था कि इन जगहों पर इस तरह की सोलिफ्लक्सन जो है, गूगल कर सकते हैं हमारे दर्शक, वो मिट्टी का एक स्वभाव होता है, हाँ। और उसकी वजह से भारी निर्माण के लिए मनाही होती है इन हाँ। जगहों पर, हाँ। कि आप बहुत बड़ा सीमेंट सरिया यहाँ नहीं भर सकते हो। लेकिन केदारनाथ में आज बहुत ज्यादा निर्माण हो रहा है, हम्म। और केदारनाथ का जो रूप है, जिन लोगों ने पहले नहीं देखा है उनको शायद पता ना हो, लेकिन जिन्होंने देखा है हम जैसे लोगों ने, तो वो ये आप बताएंगे, वो बहुत उसका वो फीलिंग अब भीतर से नहीं आती है। शांतिप्रिय जगह है। अगर आप इवन इफ यू आर एथीस्ट, हम्म। अगर आप भगवान को नहीं भी मानते, तब भी एक शांति और जो पीसफुल ट्रैंक्विलिटी वहां पर थी, हम्म। वो नहीं है। और मुझको यही मुझको आप यही हाल बद्रीनाथ का है। मुझको आपका बखान सुन के लग रहा है कि आप साबरमती आश्रम के बारे में बोल रहे हैं। हाँ, आप वो कह सकते हैं, लेकिन मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि केदारनाथ के साथ साथ वहां पर सड़क निर्माण जो चारों धामों के लिए बन रहा है, जो 900 किलोमीटर से लंबा एक हम्म। 4 लेन हाईवे है, जिसे ऑल वेदर रोड के नाम से प्रचारित किया गया दिसंबर 2016 में, जिसकी शुरुआत हुई, हाँ। वो भी चल रहा है। हम्म। बद्रीनाथ मास्टर प्लान भी लागू हुआ है। हम्म। उसके अलावा जो है कैलाश मानसरोवर वाले जो रास्ते हैं, हम्म। वहां के लिए भी सड़क निकाली है, और वो बहुत भारी निर्माण उधर भी हो रहा है। हम्म। अ, यमुनोत्री में बांध नहीं थे, एकमात्र घाटी थी, पर वहां भी बांधों का निर्माण शुरू हो गया है। हम्म। गंगोत्री के इलाके को जयराम रमेश के वक्त में एक इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया गया था, लेकिन इन स्पिरिट वो कितना लागू हो रहा है, ये इस पर सवाल है। हम्म। और गंगोत्री में वो फिर से उन बांधों को जो रोके गए थे, लोहारी नागपाला या दूसरे बांध जो हैं, मनेरी भाली, इन सबको दोबारा शुरू करना चाहते हैं। हम्म। तो संकट तो बहुत व्यापक है जो इस वक्त उत्तराखंड और हिमालय पर है, और पूरी हिमालयन बेल्ट पर है। एक बात मुझको बताइए कि क्या पहाड़ का ओवर एक्सप्लाइटेशन हो रहा है, तीर्थ के लिए, पर्यटन के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए, आ, हर किस्म की एक्टिविटी के लिए बहुत ज्यादा रफ्तार से बहुत ज्यादा एक्सप्लाइटेशन हो रहा है, इतना कि जिसको कोई भी इको सेंसिटिव एरिया बर्दाश्त न कर सके? देखिए, इसमें एक सवाल ये आता है
कि जब हम इस तरह पूछते हैं तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन कहने में तो लोग ये कहेंगे भैया इससे ज्यादा वहां होता है, इससे ज्यादा इधर होता है, लेकिन जो पहाड़ में निर्माण का तरीका है, हम्म, पहाड़ में जिस तरह से बनाया जा रहा है, निर्माण किया जा रहा है, उस पर सवाल है। मतलब कि आप इससे ज्यादा रोजगार जनरेशन, जीडीपी, पैसा पहाड़ में समावेशी तरीके से भी पैदा कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने एक ही तरीका अपना लिया है कि वो डेवलपमेंट का मतलब कंस्ट्रक्शन और तोड़फोड़ से है। हम्म, तो अगर कुछ भी डेवलपमेंट की बात हो रही है, अगर हम्म, आप एक पाई चार्ट बनाएंगे डेवलपमेंट, व्हाट हम्म, काइंड ऑफ डेवलपमेंट, तो वो डेवलपमेंट ज्यादातर जो है कंस्ट्रक्शन रिलेटेड है, जिसमें पहाड़ों को तोड़ने के लिए, जैसे सड़क बनाने का एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, और जो भी बातें मैं कह रहा हूँ, मैं एक बहुत इनकॉन्सिक्वेंशियल रिपोर्टर हूँ, मेरे को कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं है मेरी इन चीजों में, तो जानकारों से बात करके कह रहा हूँ कि पहाड़ की एक जो सड़क बनाने की तरीका है उसको कहा जाता है हाफ कट हाफ फिल। यानी हाँ, पहाड़ को आप बड़ी जेंटली काटें, हाँ, हाफ कट, और हाँ, बाकी की सड़क हाफ फिल उससे बनाएं। हाँ, लेकिन आज क्या हो रहा है, दे आर नॉकिंग डाउन द माउंटेन, वो काट रहे हैं मशीन लगा के और उसे नदी में फेंक दे रहे हैं। ठीक। उसे दो स्थितियां हो रही हैं, एक तो पहाड़ जो है बहुत कमजोर है, वो हिल रहे हैं, हम्म, नीचे लोगों के खेत वगैरह बर्बाद हो रहे हैं, मिट्टी जो है वो उसमें भर रही है, कई हम्म, लोगों के बच्चों की भी मौत हुई है, नीचे घर टूटे हैं उनके, हम्म, और पानी में जो जलीय जीवन है वो खत्म हो रहा है, जो बहुत हाँ, इंपॉर्टेंट है हाँ, क्लाइमेट चेंज के, जो उसका बायोलॉजिकल लिंक है, हम्म, इकोलॉजिकल और हम्म, बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से। हम्म, तो वो पानी की जो टर्बिडिटी हम कहते हैं, उसमें कितनी मिट्टी है हाँ, वो बढ़ रही है। हाँ, तो इस सब बातों को देखते हुए वो रास्ता गलत है। और पहाड़ के से स्कूल ठीक। खाली हो रहे हैं, वहां रहने के लिए लोग नहीं है, हम्म, 1,000 से ज्यादा सरकार मानती है कि वहां गांव खाली हो चुके हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए वहां पर लोगों को ला के वापस कैसे बसाएं, ये बात नहीं हो रही है। उनको रोजगार दें समावेशी तरीके से, सिर्फ होटल और सिर्फ हेलीकॉप्टर और सिर्फ सड़क, ये तीन चीजें पकड़ ली है सरकार ने, और डैम्स, हाइड्रो पावर मैं डैम्स। मैं एक बात नहीं समझा, गांव खाली क्यों हो गए हैं इतने? गांव इसलिए खाली हुए हैं क्योंकि उसके लिए वास्तव में मतलब जेन्युइन वजह है उसकी, कि हम्म, हर आदमी का कुछ तो वॉलंटरी होता है पलायन। हम्म, मैं भी आया कहीं से, तो मैं ये नहीं कह सकता दूसरे लोग पलायन न करें, क्योंकि कोई आदमी अच्छे भविष्य के लिए दूसरी जगह जाता है, वो उसका उसका डिस्ट्रेस नहीं है उसमें, लेकिन वो उसका पलायन है। तो हम्म, कुछ पलायन तो वैसे था, कुछ ये है कि वहां पर बरसात का पैटर्न बहुत खराब हुआ है, कृषि फेल हो रही है, हम्म। लोगों को अच्छे स्कूल चाहिए, वो नहीं बनाया। प्राइवेट लोग वहां स्कूल खोलते हैं, जहां गांव में क्यों खोलेंगे, वो लोग वहां खोलेंगे जहां बसावट होगी, तो तो लोगों ने फिर वहीं आके ये बेहतर लाइफ के लिए लोग जा रहे हैं बाहर। बेहतर लाइफ के लिए जा रहे हैं। और इसलिए जा रहे हैं क्योंकि सरकार ने ऐसा मूलभूत ढांचा वहां नहीं बनाया है इतने सालों में, हम्म। जिससे कि उनको स्कूल और अस्पताल मिले। लेकिन जब हम ये सड़कों की बात कर रहे हैं, सड़क बनाई जा रही है, दूसरे ढांचे बनाए जा रहे हैं, तो ये लोगों का गांव छोड़ के जाना उससे रिलेटेड नहीं है, सड़कें नहीं बनने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो जो सड़कें बनाई जा रही हैं, वो सड़कें उन गांवों तक नहीं पहुंचाती आप। अच्छा। वो सड़कें केवल एक, जिसे कहते हैं, एक मेन हाईवे की तरह आ रही हैं। हाँ, उदाहरण के तौर पर, जो चौखुटिया जगह है, वहां पर मैंने एक पहाड़ ट्रैक करके गांव में गया था, जहां पर एक आदमखोर तेंदुआ ऑपरेट कर रहा था बहुत दिनों से। तो ये जो जो आपने सवाल पूछा है बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो सड़कें बना रहे हैं, ये सड़कें लोगों के दैनिक और व्यवहारिक जीवन में शायद उतनी सफल नहीं है, उसका मैं उदाहरण से बताता हूँ। हम्म, और बहुत से लोग कहते हैं जो सस्टेनेबल सड़कें उन्हें वास्तव में चाहिए, हाँ, वो सड़कें उपलब्ध नहीं है। उदाहरण के तौर पर चौखुटिया के पास एक गांव है, जहां मैं ट्रैक करके गया था, वहां तेंदुए का बड़ा ही आतंक था, हाँ, और कुछ ही घर बचे थे पलायन के कारण। हम्म, वो लोग कहते हैं कि जब उनके परिवार के एक सदस्य को, उनकी हम्म। माता जी को, वृद्ध माता जी को, तेंदुए ने उठा के ले जाने की कोशिश की और उन्होंने शोर मचाया, और किसी तरह तेंदुआ तो भाग गया पर वो घायल हो गई। उनको बचाया जा सकता था, पर दे हैड नो रोड टू टेक हर टू हॉस्पिटल। ओहो। यानी एक ऐसी सड़क जिसमें एक जीप चढ़ सके, एक छोटी बस निकल सके, दो बसें आर पार निकल सकें, और आपको अस्पताल तक पहुंचा सके, वैसी तो सड़कें फोकस। नदारद हैं। ये सड़क हम बना रहे हैं, हाईवे बना रहे हैं, और उसके लिए चाहे वो बहुत बड़े बड़े बीच से, दे आर कटिंग थ्रू द फॉरेस्ट, और जंगली जानवरों को दिक्कत हो रही है, लोगों की गाड़ियां, एसयूवी जो है, नीलगाय से टकराते हैं, और वो लोग भी मर रहे हैं। तो सस्टेनेबल तरीका तो ये है ना कि जंगल से अगर आपको सड़क निकालना भी पड़े, अगर बिल्कुल। हैबिटेट को फ्रेगमेंट भी करना पड़े, तो फ्लाईवे का इस्तेमाल करें, ताकि नीचे जंगल विचरण करते रहें जानवर, हाँ, और लोगों को भी सुरक्षित रहेंगे कि वो टकराए नहीं। हाँ, तो ये सब चल रहा है। तो ये सड़कों का पूरा मॉडल, हम तो चाहते हैं इस पर खुलकर बहस हो, हम्म, और बताए सरकार की वो क्या कर रही है, और जो जानकार हैं वो भी बताएं कि क्या होना चाहिए। तो हम्म, ये एक ये कहना कि सड़क बनाने का विरोध हो रहा है, ये गलत है।
वो सड़क बनाने का विरोध हो रहा है जो सड़क हर बरसात में बह रही है, उसके लिए आप फिर पहाड़ काट रहे हैं। हम्म। आपको ऐसी सड़क, सरकार का एक बहुत बड़ा आर्गुमेंट था, जब उसने सारे आर्गुमेंट उसके पास के जवाब नहीं थे हाँ। मुंह बंद करने के लिए, कि चीन जो है वो सड़कें बना रहा है और हमें सड़कों की जरूरत है, हम्म। जो एक ओवरवेलमिंग आर्गुमेंट है सुरक्षा के लिहाज से। हाँ। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हमें सड़कें चाहिए, हम्म। बहुत सही आर्गुमेंट है। हम्म। लेकिन मेरा ये कहना है अपनी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हम्म। कि चीन को भारत की उन सड़कों से डर लगेगा जो सस्टेनेबल हैं और हर समय हाँ। उपलब्ध हैं, हाँ। हाँ। या चीन भारत की उन सड़कों से डरेगा जो चौड़ी हैं लेकिन उपलब्ध नहीं है हर समय हाँ। बिल्कुल। और परेशान, है ना। तो ये सरकार नहीं समझ रही है, और हम्म। इसको कैलकुलेट भी किया है। मेरी एक छोटी बहन और एक बहुत अच्छी पत्रकार है कविता उपाध्याय, हाँ। जो रिसर्चर है, वाटर रिसर्चर, उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी करके आई हैं। तो उन्होंने पूरा कैलकुलेट करके उन्होंने एक पोर्टल में, वायर में उन्होंने पूरा आर्टिकल लिखा है और हम्म। बताया है कि चौड़ी सड़क का जो बात है वो किस तरह से है। तो ये एक बहुत, इस पर एक बहुत ही इन्फॉर्म्ड बहस होने की जरूरत हाँ। है, जिसका जिसको फोकस में लाने की कोशिश ये किताब है। एक बात बतलाइए मुझको हृदय, कि 10 बरस हो रहे हैं इस हादसे को, और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ मामले गए, यहाँ को लेकर, यहाँ के निर्माण को लेकर और चीजों को लेकर। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में भी गए, संसद के भी अनगिनत सत्र हो गए हैं इस दौरान। आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन सी संवैधानिक संस्था ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है? देखिए, ये जो मैं बात कह रहा हूं आपको, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला बहुत लंबे समय तक रहा। हम्म। चार धाम यात्रा मार्ग का भी मामला रहा और दूसरे पर्यावरणीय मुद्दे भी बार बार सुप्रीम कोर्ट में गए। हाँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, और ये पिछले कुछ वक्त का अनुभव है, कि सरकारों ने एक तरह से एक जिद पकड़ ली है। हम्म। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि शर्मलात छोड़ दी है, कई लोग इस बात को भी कहते हैं। एक जिद पकड़ ली है कि हम यही करेंगे, आप चाहे कितने भी हमें हम्म। फैक्ट दे दो, वी हम्म। जस्ट डोंट केयर व्हाट द फैक्ट्स आर। तो हम्म। सुप्रीम कोर्ट भी कह सकता है, लेकिन उसने कभी ऐसा लागू नहीं किया। अगर उसने कुछ लागू करने की कोशिश की तो सरकार ने कानून को या तो सरकमवेंट करने की कोशिश की, या नए कानून ऐसे बना दिए हम्म। जो वहां खड़े नहीं है। हाँ। एनजीटी का रोल भी बहुत निराशाजनक रहा है, मतलब छोटे हम्म। मोटे मामलों में एनजीटी कह देता है कि यहाँ होटल क्यों बन रहा है, यहाँ ये क्या हो रहा है, यहाँ वो क्यों हो रहा है, हम्म। कसौली में ऐसा क्यों हो रहा है। हम्म। लेकिन जो संस्थागत करप्शन हो रहा है बड़े स्तर पर, हम्म। और जहां सरकार को लताड़ने की जरूरत है, हम्म। तो ये एक बहुत रहा है। तीसरी बात जो है वो आती है संसद की। संसद की। संसद में बहस जरूर होती है, हम्म। बात होती है, लोग करते हैं, मुट्ठी भर लोग बात करते हैं। हम्म। और उसमें वो लोग जो विकास के इस तरह के कार्यक्रम जो हम नहीं चाहते हों, उनके समर्थक लोग भी सैनिटी से बोलते हैं, अगर आप रिकॉर्ड पे जाएं। हम्म। लेकिन फिर वही लोग दो अक्रॉस द पार्टी लाइन मिल जाते हैं और हम्म। जाके सरकारों से कहते हैं, नहीं नहीं, जो आप काम कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, वही होना चाहिए। उसकी एक वजह मुझे ये भी लगती है कि जिन लोगों को ठेके मिल रहे हाँ। हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, हाँ। उनका एक कार्टेल है, जो आपने भी बातचीत से पहले मुझे हाँ। कहा था कि ये हाँ। ब्यूरोक्रेट, ठेकेदार, नेता, ये हाँ। सब मिलके काम करते हैं, सबके अपने अपने कट्स बने हुए हैं। हाँ। तो वो कट्स जो हैं सब किसी को जाते हैं। हाँ। तो ये जो भ्रष्टाचार का एंगल है, ये भी बहुत बड़ा एंगल है कि मेरा मेरा ये इसके। मेरा ये बड़ा स्पष्ट मानना है कि हिंदुस्तान में गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन जो है वो नेता, अफसर, ठेकेदार का एक बर्मुडा ट्रायंगल है। और हम्म। सारा पब्लिक इंटरेस्ट उसमें उसी तरह डूब जाता है, जिस तरह एक वक्त कहानियां आती थी, समंदर में एक बर्मुडा ट्रायंगल है, उससे कोई भी शिप निकलता है तो वो डूब जाता है। कहानियां ऐसी बहुत सारी थी। उसी तरीके से हिंदुस्तान में ये हकीकत है कि आपको अगर सरकार के भ्रष्टाचार का देखना हो तो सबसे पहले उनके कंस्ट्रक्शन को देख लो। उसका हम्म। अधिकतर हिस्सा, यानी सारी डिजाइनिंग, सारे प्रोजेक्ट के डिसीजन इसी आधार पे लिए जाते दिखते हैं मुझको कि उसमें भ्रष्टाचार का स्कोप कितना है। और कंक्रीट और कंस्ट्रक्शन ये एक बड़ा ही लुक्रेटिव काम रहता है सरकारी डिसीजंस के लिए। तो जो पहाड़ पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट आपको जी। दिख रहे हैं, बड़ी बड़ी सुरंगें खुदते दिख रही हैं, मुझको ये सुनाई पड़ता हम्म। है कि हिमालय की जितनी जितना हिस्सा है हिमालय का, उसकी बड़ी फ्रेजाइल इकोलॉजी है। वहाँ की पहाड़ियाँ जो हैं वो इतनी मजबूत नहीं हैं, वो थोड़ी नाजुक पहाड़ियाँ हैं, उनको नाजुक अंदाज में डील किया जाना चाहिए। और मैं थोड़ा एक गंदी मिसाल देना चाहता हूं यहाँ पे। मुझको हिमालय के इलाके में सरकार का जो रुख है वो कुछ उस तरह का दिखता है कि
25-50 साल का एक पहलवान एक छोटी बच्ची के साथ जो कर सकता है जुल्म और ज्यादती, कुछ उसी किस्म का एक नाजुक इलाके के साथ सरकारों का रुख मुझको दिखता है। हाँ, ये उत्तराखंड के साथ एक चीज और भी जुड़ी है पिछले कुछ वक्त में, कि ये बताया गया है लोगों को कि ये आपके भले के लिए हो रहा है और ये रोजगार लेके आएगा, ये आपके लिए बहुत अच्छा। और ये आपने देखा है, छत्तीसगढ़ से ज्यादा बड़ा स्टेट कौन हो सकता है इस मामले में, इन जानकारी की। सरकार जब इस तरह के प्रोजेक्ट लाती है तो वो लोगों को भी बांट देती है। यानी ठेकेदार कुछ लोगों को हायर कर लेते हैं जो दबंग टाइप के हैं, हाँ, जो जेसीबी मशीन चलाते हैं, हाँ, जो खुदाई करते हैं, और वो जैसी मीडिया आता है या तो उसे आने नहीं देता है, और या वो जब आता है तो लोगों को मोबिलाइज करके कहता है कि ये हम करवा रहे हैं, लोगों को डराने की कोशिश करते हैं। तो जो मैंने सुशीला भंडारी की कहानी आपको बताई नहीं, थी, मैं तो यहाँ पे जरा सा एक दखल देना चाहूंगा, जरा सा। मीडिया आना चाहता है तो लोग आने नहीं देते हैं, इसके साथ साथ मीडिया का एक बड़ा हिस्सा जाना नहीं चाहता है वहां पर। हाँ, तो मैं उस मीडिया की बात कर रहा हूँ जो आना चाहता है। उसको भी डराने की कोशिश होती है कि आप यहाँ ये आओगे, और बहुत से अब ऐसे मामले हो रहे हैं कि केसेस कर रहे हैं, आपको कोर्ट में घसीट रहे हैं कि आपने ये कैसे लिखा, आपने वो कैसे लिखा। जब आप पुस्तक लिखते हैं या जब आप आर्टिकल लिखते हैं, हम जैसे स्वतंत्र पत्रकार, तो जो पब्लिशिंग हाउस उसे छापते हैं, हाँ, उनको भी डर लगता है और वो भी पूछते हैं। और हाँ, चलो, मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, मुझे कई लोग जानते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ का या पिथौरागढ़ या गढ़वाल के किसी गांव का कोई पत्रकार अगर लिखता है, तो उसके साथ लोग खड़े भी नहीं होते हैं अगर उसने हाँ, कुछ लिखा नहीं। है। तो हाँ, तो उसको हटवा भी दिया जाता है। तो ये जो टैक्टिक है वो भी अपनाई जा रही है। तो और दूसरी चीज ये है कि जो लोग वहां नहीं रह रहे हैं और वहां के लोग हैं, उनको एक मिसप्लेस्ड सिंपैथी होती है कि विकास को आने से रोका जा रहा है। क्योंकि वो जैसे हम पर जो आरोप लगता है, वही मैं उनके लिए भी कह सकता हूँ कि वो अमेरिका में है, उनका गांव गढ़वाल में या कुमाऊं में है, हम्म, तो वहीं से ट्वीट करेंगे या वहीं से बोलेंगे कि ये विकास के दुश्मन है। अरे, आप जो कमा रहे हो वहां के लोगों के हमको हमें कैलकुलेट करके बता दो कि जो चीज लाए हैं उसने कितना विकास किया है, कितना किया है। तो दिल्ली के, पंजाब के, हरियाणा के रहने वाले लोग, किसी राज्य से हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, तो वो लोग आके अगर वहां अपने रिजॉर्ट्स बना रहे हैं, कमा रहे हैं, और हम्म, वहां पर बहुत थोड़ी संख्या में मुट्ठी भर लोगों को रोजगार मिल रहा है, तो वो कोई सस्टेनेबल मॉडल नहीं है ना। हम्म, अगर होता तो हम्म, लोग इतना पलायन नहीं कर रहे होते हम्म। और लोग इस तरह से आंदोलन नहीं कर रहे होते। हृदय में एक चीज ये समझना चाहता हूँ कि ये केदारनाथ का मंदिर इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है, अभी कुछ देर पहले आप बतला रहे थे कि सिखों का एक बड़ा तीर्थ स्थल हेमकुंड साहब ये उतनी ऊंचाई पे बनाया गया है। ऐसा क्यों हो रहा है, इतनी ऊंचाई पर क्यों बना रहे हैं? ईश्वर थोड़ा नीचे भी तो बस सकते हैं ना। जी, नहीं, ये तो एक कुछ इक्का दुक्का उदाहरण है जो हमने दिए, कि जो हाँ, तीर्थ स्थान है, हाँ, केदारनाथ की हाइट कितनी है, 11,500 फीट है। हाँ, और बद्रीनाथ जो मंदिर है वो 10,000 फीट से थोड़ा ही ज्यादा ऊंचाई पर है। हाँ। तो अब इन जगहों को, जाड़ों में यहाँ इतनी बर्फ पड़ती है सुनील जी, कि यहाँ हाँ, से हटना पड़ता है। अच्छा, हेमकुंड साहिब जो है वो हिंदुस्तान के अंदर कोई भी तीर्थ स्थान हो, और हो सकता है दुनिया में इतनी ऊंचाई पर नहीं है। अच्छा। और वो गुरुद्वारा जो है वो सिखों ने, जो हम्म, एक्सपेट्रिएट सिख कम्युनिटी कहते हैं, जो विदेशों में रह रही सिख कम्युनिटी समुदाय है, हाँ, उन्होंने पैसा भेज के बड़े गर्व के साथ बनाया कि अच्छा, हम इतनी ऊंचाई पर बना के दिखाएंगे। राइजिंग ट्रेवलर हैं और इंडियनाइज, अब इंडियंस हो गए हैं। हाँ, उन्होंने कहा कि मुझे आश्चर्य होता है कि हम्म, जहां पुजारी नहीं रह सकता है, इतनी ऊंचाई पे मंदिर बनाने की जरूरत क्या है, क्योंकि हाँ, पुजारी रात को नीचे आ जाता है, इतनी ठंड होती है वहां। अच्छा, अब अगर आप मौसम के हिसाब से बात करें, हाँ, तो सारे भगवान जो हैं, उन्होंने हाँ, अपने घर जो हैं पारंपरिक रूप से ठंड गर्म इलाकों में बनाए हुए हैं। जैसे भगवान केदारनाथ जो हैं, वो हाँ, ऊखीमठ उनका विंटर होम है, और वो हम्म, जाड़ों में ऊखीमठ में रहते हैं, वहीं उनकी पूजा होती है, उनकी मूर्तियों को वहां अच्छा। स्थापित किया जाता है। ये क्या बट मूर्तियों को शिफ्ट करते हैं वहां? हाँ, मतलब उनकी एक सिंबॉलिक जो है, एक हाँ, मूर्ति ला के भगवान केदारनाथ को लाया जाता है और वहीं पर पुजारी उनकी पूजा करता है, क्योंकि वो अच्छा, इलाका तो पूरा बर्फ से ढका हुआ है। हाँ, और इसी तरह से बद्रीनाथ जो है वो जोशीमठ में आ जाते हैं भगवान बद्रीनाथ। अच्छा, और जो चीज दिखाई नहीं देती उसके लिए भी हाँ, मान्यताएं हैं, कि हाँ, गंगा जी जो है वो हरसिल में आ जाती है, अच्छा, यमुना जी जो है वो यमुनोत्री से हट के खरसाली में आ जाती है। कई लोग अच्छा, गंगा पूजन का, यमुना नदी पूजन का भी एक वो है ना, हाँ, व्यवहार है ना, जो हमारी मान्यताएं हैं। तो हमारी सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी ये बताती है कि भगवानों में भी अपने रहने के लिए, तो ये 4 लेन रोड जो ऑल वेदर रोड है, तो ऑल हाँ। वेदर रोड की क्या जरूरत है जब ऑल वेदर गॉड नहीं है? यानी राइट। आप जो बतला रहे हैं उसमें मुझको लग रहा है कि मछली पानी बिना नहीं रह सकती, इंसान ऑक्सीजन बिना नहीं रह सकते, और भगवान भक्तों के बिना नहीं रह सकते, तो थोड़े बहुत भक्त तो रहना चाहिए, इसलिए नीचे आ जाते हैं वो।
हाँ, और भक्तों को भी भगवान की जरूरत है क्योंकि उनका रोजगार उससे चलता है ना। तो भगवान का भी इस्तेमाल होता है ना, मतलब जो जो मैं नेगेटिव कॉनोटेशन में नहीं कह रहा हूँ कि उनका एक एक सोशियो इकोनॉमिक उनके साथ रिश्ता है। हाँ जैसे उदाहरण के लिए भगवान नरसिंह का जो मंदिर है वो हाँ जोशीमठ में है। हाँ। जोशीमठ से एक रास्ता सीधे निकल जाता है बद्रीनाथ, अगर आप जाना चाहें जोशीमठ न जाके बद्रीनाथ जा सकते हैं। अच्छा। लेकिन जोशीमठ जो है भगवान नरसिंह का घर कहा जाता है, और ऐसी मान्यता है पहाड़ों में कि हाँ। जोशीमठ अगर जाना है तो भगवान बद्री नरसिंह के दर्शन करके ही करेंगे, तभी आपकी यात्रा सफल होगी। तो इसके अच्छा। दो रीजन है। हाँ। तो इसके दो रीजन है, एक तो साइंटिफिक रीजन मुझे लगता है हम्म, क्योंकि वो 10,000 फीट पे है। तो हाँ ऐसा ना हो कि लोग अचानक ऑक्सीजन की कमी से बीमार पड़ जाएं, तो एक्लेमेटाइज करें, लोग हाँ रुके वहां, इसलिए बात को बढ़ाया गया होगा। हाँ हाँ दूसरा इसलिए कि जोशीमठ में जो दुकानदार बैठता है वो भी तो चाहेगा कि यहाँ पर लोग आए, हाँ। इतना बड़ा ट्रैफिक जब आ। वो एक टोल टैक्स जैसा है कि भाई यहाँ आए हो तो हमारे को भी कुछ दे कर जाओ। हाँ, तो अब उसमें उन लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है, तो वो भी इस मान्यता को कभी ये थोड़ी कहेगा जोशीमठ का दुकानदार, व्यापारी, वहां का व्यवसायी कि नहीं 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 कोई जरूरत नहीं है भगवान नरसिंह, आप सीधे जा सकते हैं बद्रीनाथ। हम्म कौन आदमी अपने लेकिन वो एक मान्यता है जो हमारी संस्कृति को रिच करती है, हम्म हमारे लिए एक साइंस का आधार देती है कि भैया आदमी स्वस्थ रहे, बीमार न पड़े एकदम जाके। जैसे हम्म, लद्दाख में फ्लाइट से लोग जाते हैं तो एक दिन उन्हें आराम करना पड़ता है। हाँ। लेकिन जो लोग श्रीनगर से जाते हैं वो एक दिन करगिल में या कहीं रास्ते में रुक जाते रास्ते हैं में रुकते और हैं। एक्लेमेटाइज करते हैं और अगले दिन जाके तुरंत काम करना शुरू कर सकते हैं। हाँ तो हाँ। आप, तो ये चीजें छोटी छोटी हैं। तो ये मान्यता, तो अब इसी तरह से बहुत सारे जो भगवानों से जुड़ी हुई ऐसी कहानियां हैं। हम्म, जैसे इससे थोड़ा हटके है, बहुत सारी कहानियां हैं कि कुमाऊं में न्याय का देवता है जिसे गोलू महाराज कहते हैं, चितई अच्छा देवता, अच्छा। चितई के। तो वहां जाके लोग अगर सुनील जी चाहें तो वहां जाके ये कह सकते हैं कि हृदेश ने मेरे 1 लाख रुपए का गबन किया और मैं बहुत गरीब आदमी हूं, मेरे लिए एक हाँ। लाख रुपए बहुत ज्यादा है हम्म और इसको दंड दें। हम्म और वो चिट्ठी आप गोलू देवता के चितई मंदिर जो अल्मोड़ा में है वहां लगा सकते हैं। और हम्म, हृदेश को अगर पता चल गया कि गोलू देवता के यहाँ गुहार हो गई है, वो न्याय का देवता है, हाँ। तो वो भागा भागा आएगा, ये मान्यता है, और आपके 1 लाख रुपए अगर उसने वास्तव में लिए हैं तो देके जाएगा, इतना डर है। ऐसे ही जो कुमाऊं के गढ़वाल के इलाके में पोखू देवता है, यमुनोत्री के हाँ। इलाके में, नेटवाड़ के इलाके में पोखू देवता भी न्याय का देवता है। अच्छा। और 12-14 किलोमीटर दूर वो जहां पर बस्तियां होती थी उससे है। तो बताते हैं कि कई लोगों को जब ले जाया जाता था, चलो कोई हाँ, नहीं, अगर तुम झूठ नहीं बोल रहे हो तो चलो पोखू के दायरे में, अच्छा। पोखू न्याय करेगा। हाँ तो इतना डर जाता था कि रास्ते में ही हाँ। अपना अपराध स्वीकार कर लेता था। तो इससे तो एक मुझको अच्छी चीज सूझ रही है कि इंडियन जुडिशरी पे जो बर्डन है इसको कुछ हद तक कम भी किया जा सकता है इससे। इस बात का, ये तो आपने तो एक कैसे कटाक्ष के तौर पे कहा है, लेकिन मैं सच बता रहा हूं कि राजा ने, बिल एटकिन ने अपनी उसी किताब एटकिन का हिमालय, जो फुटलूज इन द हिमालय, जिसको हाँ मैंने एटकिन का हिमालय नाम से ट्रांसलेट किया, उसमें ये कहा है कि राजा ने इस तकनीक को इस्तेमाल किया अपना खर्चा बचाने के लिए, क्योंकि देखिए। उसे बहुत सारे वकील और बहुत सारा खर्चा करना पड़ता था। वो कहता था जब, जो वादी है वो कहता था नहीं साहब इसने मेरा बहुत नुकसान किया, वो कहता था ठीक है पोखू न्याय करेगा, इसको पोखू के पास ले जाओ। तो जब वो सैनिकों के साथ जाना शुरू करता था तो रास्ते में स्वीकार कर लेता था। हाँ, तो हाँ ये कहानियां हैं। तो जो, और ये वही इलाका है, पुरोला का इलाका है, जहां इतनी इम्प्यूनिटी के साथ लोग आज लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं, उन्हें भगा रहे हैं। ये पुरोला के इलाके की मैं बात बता रहा हूँ। यानी अब लोगों को पोकू देवता का भी डर नहीं रहा, तो तो वो मुझको पर्यावरण की परवाह क्या करें। तो मुझको लगता है कि सरकारें जो ज्यादती कर रही हैं इलाकों के साथ, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे कोई और इलाका हो, सरकारों के खिलाफ भी ऐसी एक चिट्ठी लगा के देखना चाहिए कि सत्ता को कोई दहशत होती है कि नहीं। सरकारों में इतना मादा है कि वो भगवान को बदल सकते हैं। हम्म वो अपने न्याय का जो जो वो है आर्बिट्रेटर है, वो उसको बदल सकते हैं। उसका मैं इसलिए बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, और मैंने इस किताब में भी लिखा है कि हम्म उत्तराखंड भले ही देवभूमि है, लेकिन सारे देवस्थल जो कम से कम है वो हम्म कंपनियों और ठेकेदारों के कब्जे में है। हम्म कंपनियों और ठेकेदारों के कब्जे में है। हम्म और ऐसा लग रहा है कि वो नया केदारनाथ बसाना चाहते हैं, हम्म वो नया बद्रीनाथ बनाना चाहते हैं, वो नया मानसरोवर बनाना चाहते हैं। वो मतलब ये हो रहा है। तो जो आपने चिट्ठी कही, वो हम्म, चिट्ठी तो लगनी चाहिए, हम्म, लेकिन ये ऐसी ऐसी सरकार आप कहाँ से लाओगे ना, हाँ। जो उस उस जो न्याय उस को चिट्ठी से सुनने को डरे, तैयार। जो उस चिट्ठी से डरे। जी, राइट, वो तो राइट। तुषार मेहता ने साबरमती आश्रम को लेके कई चिट्ठियां लगा ली, कोर्ट तक लगा ली और खारिज हो गए कि गांधी गांधी के पूरे दर्शन, गांधी की पूरी सोच को
सैकड़ों करोड़ रुपए लगाकर सरकार पूरी उसकी शक्ल बदल दे रही है। जो आपने कहा कि नया केदारनाथ, नया बद्रीनाथ बना दिया जा रहा है, तो नया साबरमती तो बन भी गया है, कोई नहीं रोक पाया उसको। खैर, अपन बिल्कुल। हम इस पे लौटते हैं, केदारनाथ की आपदा और उसके बाद की हालत। मुझको ये बतलाइए, 2021 या इसके आसपास एक बार फिर कोई बाढ़ आई थी वहां पे, फिर कोई बांध बह गया था, कुछ और हुआ था, बड़ी संख्या में लोग मरे थे। ये क्या मामला था ये? हाँ। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि पहले ये कहा गया था कि एक झील के फटने से वो 2021 7 फरवरी 2021 को बाढ़ आई थी। झील के फटने से आई। लेकिन तुरंत उसके बाद जो नेपाल स्थित जो अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसे आईसी मॉड कहा जाता है, हाँ। तो आईसी मॉड के वैज्ञानिकों ने ये साबित किया कि ये किसी झील के फटने से नहीं आई, बल्कि बहुत बड़ी एक हिमशिला जो है, हाँ। ये जो है वो गिरी थी वहां पर झील में, और उससे नदी का फ्लो बहुत बढ़ गया। हाँ। लेकिन हुआ क्या था? हुआ ये था सुनील जी, कि उस दिन जो ऋषिगंगा नदी है, ये बाढ़ उसमें आई। और ऋषिगंगा नदी जहां पर मिलती है धौलीगंगा नदी से, हम्म। वो नदी रेणी गांव के पास है। हम्म। रेणी गांव के संगम, रेणी गांव उसके संगम पर है, ऋषिगंगा धौलीगंगा के। हम्म। तो इतनी जबरदस्त वो बाढ़ आई कि वहां पर स्थित एक प्राइवेट कंपनी का जो एक पावर प्रोजेक्ट था, वो पूरी तरह से बह गया, उसका नामो निशान ही मिट गया। हम्म। और कुछ गांव वाले जो आसपास काम कर रहे थे वो भी मारे गए उसमें। हम्म। उसके बाद करीब कुछ किलोमीटर नीचे लाता घाटी में हम्म। जो है वो पहुंचा वो सैलाब। और वहां पर भारत की जो राष्ट्रीय ताप कंपनी है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, हाँ। उस कंपनी का एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। हाँ। काफी बड़ा प्रोजेक्ट है वो। हम्म। वो प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था। और हम्म। उस प्रोजेक्ट की जो एक सुरंग बनाई गई है, उसके अंदर एक टनल बोरिंग मशीन पे लोग काम कर रहे थे, जो कई हाँ। सालों से वो मशीन अंदर काम कर रही है, कई बार फंस जाती है और अभी तक निकाली नहीं गई है। हम्म। वो एक बहुत बड़ी टनल बनाना चाहते हैं, कई किलोमीटर लंबी, पानी अच्छा। के पूरी नदी को डाइवर्ट करके लाने के लिए अपने पावर हाउस में, ताकि वहां से वो बिजली जनरेट कर सके। हम्म। तो वो पूरी नदी इतना गाद बड़ी संख्या में आया कि वो उससे भर गई। और वो लोग 200 लोग जो हैं उसमें मर गए। मतलब कुछ लोग लापता हैं, कुछ लोगों की पुष्टि हुई है मरने की, लेकिन जब 2 साल हो गए और लोग नहीं मिले, तो उन्हें मरा हुआ ही माना जाना चाहिए। तो हम्म। वो लोगों की मौत हो गई। हम्म। अब सवाल ये उठता है, उसके बाद नीचे भी वो पानी काफी आया, लेकिन नुकसान वहीं तक हुआ कि हम्म। वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो हम्म। 2000 वगैरह से ऐसे बन रहा है। यानी 16-17 साल हो गए हैं, और 3 बार वो इट हैज बीन हिट बाय डिजास्टर्स। एक तो ये, इससे पहले 2 बार और इसी तरह के डिजास्टर का उसमें हम्म। से हिट हुआ है। तो और हाँ। अभी तक उसका 50% से थोड़ा ज्यादा काम, या 50% काम पूरा हुआ है। हम्म। तो ये माना जा रहा है कि वो बिजली जो बनाएगा वो इतनी महंगी है, क्योंकि उसकी जो कॉस्ट जो पहले कैलकुलेट की गई थी, उससे कई गुना ज्यादा बढ़ गई है कॉस्ट। हाँ। तो अब वो क्या बिजली देगा, कब देगा? लोग पहले से उसका विरोध कर रहे थे। गांव वाले कहते हैं कि जब उसका विरोध हुआ, तो नरेंद्र तिवारी जो चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे उस समय, वो उस विरोध के कारण वहां नहीं आ पाए, अच्छा। और उन्होंने देहरादून से ही उसका उद्घाटन किया। हम्म। और आज की स्थिति यह है कि वहां लोगों ने अपनी दुकानों के बाहर एनटीपीसी गो बैक के पोस्टर लगाए हुए हैं। अच्छा। तो ये तो राष्ट्रीय कंपनी का हाल है, जो सरकारी कंपनी है, नेशनल कंपनी, जो हम सोचते हैं कि हितों का ध्यान रखेगी। हाँ। लेकिन उसी के साथ वहां 70 के दशक से बनता हुआ एक बांध था, जो 2007 में ऑपरेट होना शुरू हुआ। हाँ। और वो जेपी का पावर डैम है, विष्णुप्रयाग पावर प्रोजेक्ट उसे कहा जाता है। हम्म। विष्णुप्रयाग पावर प्रोजेक्ट जब काम कर रहा था, बन रहा था, तो उस वक्त जाके मैंने कैमरा पे रिकॉर्ड किया था कि बहुत बड़ी बड़ी ब्लास्टिंग होती थी, केवल उस प्रोजेक्ट के लिए ही नहीं, रोड सड़कें बन रही हैं उसके लिए भी। हम्म। तो वो ब्लास्टिंग को मैंने रिकॉर्डिंग की, और एनडीटीवी ने अभी जब ये घटना हुई 2021 की, तो और जोशीमठ का धसाव शुरू हुआ 2023 में, तो चलाई भी थी वो फुटेज। हम्म। तो उसमें इतनी आवाज आती थी कि एक ब्लास्ट के बाद 1-1 मिनट तक, जैसे कैरम में आप स्ट्राइकर मारते हैं एक और, तो चलता रहता है इधर उधर, हाँ। तो वो आवाज टकराती रहती है, पहाड़ हिलते थे। अभी भी जो काम बद्रीनाथ में हो रहा है या केदारनाथ में होता है, उसमें भयंकर कंपन हो रहे हैं। हम दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि ये सीज्मिक जोन है, हम्म। सीज्मिक जोन 5, यानी सबसे अधिक तीव्रता के भूकंप आने की हाँ। संभावना वाला क्षेत्र। हाँ। और यहाँ पर बड़े बड़े भूकंप आए हुए हैं। तो हाँ। अगर पहाड़ पहले से ही कमजोर है और बनने की स्थिति में है, हाँ। और वहां इतने बड़े बड़े भूकंप आने की संभावना है, तो आपको ये कहा जाता है कि आप ऐसा निर्माण करेंगे जो सस्टेनेबल हो। हाँ। कि घर अगर टूटे तो भी उससे लोगों का नुकसान ना हो, या कम हाँ। आबादी बसे, या मैदान जो बीच बीच में होते हैं पहाड़ के वहां बसे। तो अभी अपना खड़े ही घर पहाड़ों पे घर लोगों बने। को, अपना ही घर लोगों को न मार डाले भूकंप की हालत में। जी जी बिल्कुल। और ऐसा अभी हो रहा है वहां पर, क्योंकि जिस तरह से घर धंस रहे हैं, आपने दरारें देखी जोशीमठ में, जो दरारें आई हैं घरों में,
वो एक दिन में नहीं आई हैं। जोशीमठ 1970 में जो एमसी मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट थी, हम्म, उसने स्पष्ट रूप से उसकी रिकमेंडेशन, तो आपने पढ़ी होंगी, भी इतना हल्ला हुआ था, उसमें कहा गया कि यहाँ पर कोई निर्माण नहीं होना चाहिए, बल्कि जो आसपास निर्माण हो रहा है उसके लिए यहाँ से कोई पत्थर या मलबा निकालना भी नहीं चाहिए, जैसा है वैसे छोड़ दो, हम्म, क्योंकि ये पैराग्लेशियल जोन है। हाँ, यानी पैराग्लेशियल जोन का मतलब है कि कभी यहाँ पर ग्लेशियर था जो पीछे हट गया और उसके छोड़े हुए मलबे पे ये टिका हुआ है। सो इट इज वेरी अनलाइकली। अच्छा, डॉक्टर नवीन जुयाल, अगेन द जियोलॉजिस्ट, ने बड़ी जोरदार बात बताई थी, क्योंकि अब क्लाइमेट चेंज के प्रभाव बढ़ रहे हैं। तो हाँ, उन्होंने कहा था कि मैं हमेशा कहता हूं कि ये जो बद्री जोशीमठ का टाउन है हाँ, या बद्रीनाथ का टाउन है, ये एक छोटी सी आर्मी की टुकड़ी की तरह है, जो अपने कमांडर के आदेश का इंतजार कर रही है आगे बढ़ने के लिए। अच्छा, हम चाहते हैं कभी आगे न बढ़े, क्योंकि आगे बढ़ने का मतलब नदी में चले जाना पूरा का पूरा बह के, हाँ, जैसे रामबाड़ा चला गया था। हाँ, और वो कमांडर क्या है? वो कमांडर है भूकंप, वो कमांडर है चरम मौसमी घटना, बहुत तेज बारिश, हाँ, और वो कमांडर है बाढ़। बाढ़, बाढ़, है ना? तो जलवायु परिवर्तन इन घटनाओं को बढ़ा रहा है। भूकंप को छोड़ दिया जाए, उसका जलवायु परिवर्तन से कोई स्टैब्लिश प्रूफ नहीं है, हम्म, लेकिन तेज बारिश और बाढ़ तो जलवायु परिवर्तन से जुड़े हुए हैं। हम्म, तो ऐसी स्थिति में आप एक टुकड़ी को कभी भी आदेश देना चाह रहे हो आगे बढ़ने का, इसका मतलब विनाश का। तो ये ये बहुत ही अच्छे से ये बात समझाई ये उन्होंने। बतलाइए हृदय, हम लोगों ने खबरों में ही पढ़ा कि जोशीमठ नाम की जगह पर दीवारों में, फर्श में दरार आ रही है, लोगों का घरों में रहना मुश्किल है, सरकार उनको उनकी जगह से हटाकर कहीं रिलीफ कैंप जैसी जगह में रख रही है। ये क्यों आई हैं दरारें वहां पे, और ऐसा क्या कमजोर हो गया वहां पर, जमीन मिट्टी क्या कमजोर हो गई? तो एक तो सवाल ये है कि वहां भूधसाव हो रहा है, जो कि एक जियोलॉजिकल फिनोमिना है। जैसे हमने कहा कि ये जमीन जो है वो बैठ रही है, और ये आज से नहीं, 70 के दशक से पता था कि ये जोशीमठ दब रहा है। लेकिन अगर आप आबादी को कम रखते और आप निर्माण सस्टेनेबल करते, लोगों को बताते, कुछ ऐसे नियम बनाते, हम्म, तो ये रुक सकता था। लेकिन हुआ क्या कि धीरे धीरे जहां 2 या 2.5 लाख लोग जाते थे बद्रीनाथ के दर्शनों के लिए 80-90 के दशक में, हम्म, वहां आज 40 लाख लोग हर साल जाते हैं। हम्म, मतलब 25 से 30 गुना ज्यादा बढ़ोतरी, 10 से 20 गुना ज्यादा बढ़ोतरी हो गई। हम्म, वहां पर एक ओली का स्कीइंग सेंटर भी है, जहां पर विंटर स्पोर्ट्स के लिए दुनिया भर से हाँ, लोग आते हैं जोशीमठ में। ये भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वहां पर है। हाँ, तो नंदा देवी का बहुत रिच इतिहास है। आपको पता होगा कि जब इंदिरा गांधी जो लाई थी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट हाँ, 1980 में, तो हाँ, वो नंदा देवी में जो चल रहा था आंदोलन, झपटो छीनो हाँ, आंदोलन से पहले जो आंदोलन चले थे, तो वो आंदोलन का जुड़ाव है हम्म, लोगों के। तो वो नंदा है। इसके अलावा वहां पर बद्रीनाथ की वजह से, नरसिंह के मंदिर की वजह से, टूरिज्म की वजह से बहुत हम्म, सारे लोग आते हैं। तो हम्म, वहां काफी प्रेशर है, तो रोजगार बढ़ा। हम्म, रोजगार बढ़ा तो दुकानें और ये बढ़ी। आज वहां कम से कम, आप नहीं भी मानेंगे तो 100 से ज्यादा ऐसे रिजॉर्ट्स हैं अच्छा, उस छोटी सी जगह में। और वो उसमें बहुत सारे बहुत अनसस्टेनेबल तरीके से बने हुए हैं। निकासी की कोई व्यवस्था नहीं, क्योंकि जहां बड़ी नदियां होती हैं सुनील जी, वहां पर पानी जो है, कैचमेंट जो होता है उनका पूरे पहाड़ों में होता है, तो बहुत सारे नाले आते हैं। हाँ, उनके पानी को आपने रोक के रखा है, तो वो भी कटाव कर रहा है, वो स्मूथ फ्लो उनका नहीं है जैसा नेचुरल होना चाहिए। हाँ, हाँ, तो बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं वो जुड़ के और बड़ा संकट बना रहे हैं। तो ये धसाव, ये दरारें इसकी वजह से। अब जहां पर भी, एक बात मैं जोड़ के खत्म कर रहा हूं अपनी बात, जहां पर भी, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जहां पर भी डैम्स बने हैं, हम्म, चाहे वो एनटीपीसी का डैम हो, जोशीमठ का मान लिया जाए वो जोशीमठ के डैम की वजह से नहीं हो रहा है जो एनटीपीसी कह रही है, हम्म, लेकिन विष्णुप्रयाग के डैम की वजह से जेपी का है, वहां भी हम्म, नुकसान हुआ है। उन हम्म, इलाकों में भी लोगों के घर दरक रहे हैं। हम्म, उसके बाद आप इधर आ जाइए, पीपल कोटी योजना जो है, वो हम्म, टीएचडीसी की है। थर्मा जो टीएचडीसी दूसरी कंपनी है, हाँ, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। हम्म, तो वहां पर भी लोगों में, लंगासू के इलाके में जाएंगे तो वहां भी हम्म, लोगों के दरक रहे हैं घर। हम्म, टिहरी में ऊपर चले जाएंगे, पिपोला खास और दूसरे गांव जो हैं न्यू टिहरी के इलाकों के आसपास चले जाएंगे, वो भी दरक रहे हैं। तो जहां जहां डैम है, और एक कर्णप्रयाग के पास ये रेलवे लाइन खींच रहे हैं टनल बना के, हम्म, वहां पर भी लोगों के घरों में दरारें आ रही हैं, और ये बड़ी दरारें हैं जिनके हम्म। लिए आपको कोई लेंस लेके नहीं देखना है, आंखों से दिखाई देती हैं, एक अपना हाथ डाल सकते हैं। एक बात बतलाइए मुझको हृदय, कि ये पहाड़ों की, खासकर हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, इसकी कैरिंग कैपेसिटी कितनी है? टूरिस्ट कितने बर्दाश्त कर सकता है? ये तीर्थ यात्री कितने बर्दाश्त कर सकता है?
कहाँ पे एक सीमा बांधी जा सकती है? क्या इसके लिए कोई एक परमिट होना चाहिए? कैसे कैसे एक बैलेंस कैसे बनाया जा सकता है कि उसकी क्षमता जो है वो, और वहां पहुंचने वाले लोग, इनके बीच में तालमेल कैसे कैसे बैठाया जा सकता है? देखिए, कैरिंग कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, कितनी है, ये तो जानकारों के, एक्सपर्ट्स के नापने की बात है। लेकिन हम ये बता सकते हैं कि विकास का मॉडल कैसा नहीं होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, हम्म। इस पर बात हो सकती है। हम्म। उत्तराखंड में पोटेंशियल है बहुत अच्छा, लेकिन सरकार ने सिर्फ हाइड्रो पावर को और टूरिज्म को, हम्म। इन दो चीजों को लेके वो आगे बढ़ रही है। और हम्म। ये सब जो मैंने बोला कि निर्माण का मतलब कंस्ट्रक्शन से है, हम्म। मतलब निर्माण, सॉरी, डेवलपमेंट का मतलब कंस्ट्रक्शन से, हम्म। वो कंस्ट्रक्शन को ही डेवलपमेंट मान रहे हैं, चाहे वो डैम कंस्ट्रक्शन हो, चाहे रोड कंस्ट्रक्शन हो, चाहे होटल कंस्ट्रक्शन हो, चाहे हम्म। कुछ और कंस्ट्रक्शन हो। हम्म। सो इज कैन वी, क्या हम ऐसे कंस्ट्रक्शन की बात सोच सकते हैं जहां बांधों का और इनका निर्माण ना हो? तो हम्म। जरूर सोच सकते हैं, क्योंकि आपके पास अपार वन संपदा है, हम्म। आपके पास अच्छी खासी मैन पावर है, हम्म। बहुत से लोग वहाँ इको टूरिज्म कर रहे हैं। मैं नहीं कर रहा हूँ कि टूरिज्म से, वहाँ अच्छे स्कूल, एक हम्म। जमाना जो था विद्यानगरियां हैं, नैनीताल जैसे शेरवोर्ड कॉन्वेंट, कई स्कूल वहाँ लोग पढ़ने आते हैं। हाँ। मैदानी इलाकों में बहुत अच्छे वहाँ पर हाँ। सिटकुल जैसे जो कि कहते हैं वो बने हुए हैं, हाँ। जो इंडस्ट्रियल हब बनाए हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम्म। कैसा मॉडल हो। और टूरिज्म के लिए वास्तव में, जैसे आपने कहा कि हिमाचल में टूरिज्म के लिए देयर इज ए सेस यू हैव टू पे व्हेन यू एंटर, हाँ। कि आपको वहां, भूटान ने अभी कहा है कि 1200 रुपए प्रति बिल्कुल। व्यक्ति प्रतिदिन, हर एक बिल्कुल। रात का पे करना है आपको अगर आप आते हैं। हाँ। तो यानी एक आदमी अगर 5 दिन वहां रहने जाता है तो 6,000 रुपया उसको पर बिल्कुल। आदमी देना है। सरकार एक फंड बनाएगी, उस हाँ। फंड का अगर ईमानदारी से होगा तो वो और फैसिलिटीज बनाएगी जो सस्टेनेबल लाइफस्टाइल और बेहतर सस्टेनेबल टूरिज्म के लिए जरूरी हो। मैं तो थोड़ा ऐसे सा काम को सर, मैं जरा सा आपको करेक्ट कर दूं, पर आदमी और पर औरत भी उतना ही चार्ज है, केवल हाँ, आदमियों को? हाँ, मेरे में कहने का मतलब है कि पर पर्सन, पर्यटक। हाँ हाँ, पर टूरिस्ट या पर पर्सन, अगर वो टूरिस्ट नहीं भी है तो भी उसने कहा है कि आपको 1200 रुपये देने पड़े। आप महिलाओं को ये- एक्सक्लूड कर रहे थे, मैंने इसलिए उनको इंक्लूड करवा दिया। नहीं नहीं, हो सकता है मैं उस थ्योरी में के अंतर्गत में प्रभाव में था कि मैन जो है इंक्लूड्स वुमेन, लेकिन हाँ, आपने ठीक कहा कि लोग इस पर आपत्ति करते हैं। इसको समझने की जरूरत है, बातचीत का, ये विकास का। और सरकार चाहे तो इस पे ऐसा नहीं है कि उसके पास एक्सपर्ट्स की कमी है, या, लेकिन तब जो एक कहते हैं ना कि एक जो एक क्रोनी कैपिटलिज्म है उसके लिए जगह नहीं बचती है। जब हम्म। आप लोगों की भागीदारी लाते हैं, सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाते हैं, हम्म। तो सिर्फ कुछ लोगों तक वो वेल्थ सीमित नहीं रह पाती, और सरकार उल्टा खेल करती है। वो कुछ ही लोगों को, अगर आप आरटीआई आज लगाएंगे कि हम्म। किस कंपनी को ठेके मिल रहे हैं, हाँ। बद्रीनाथ केदारनाथ या किसके नवनिर्माण के, या हाँ। किस कंपनी को सड़क बनाने के ठेके मिल रहे हैं। हाँ। और मैं खुल के कहना चाहता हूं कि हम्म। कई सारी कंपनियां गुजरात की हैं, ये रिकॉर्ड पे है। क्योंकि अच्छा। ये तो कोई छुपी हुई बात नहीं है, आप कंपनियों के नाम डालिए, इनमें सारी नहीं भी है तो ज्यादातर कंपनियां वो हम्म। उस एक राज्य से ही आ रही हैं। हाँ। तो ऐसा क्या है कि हाँ। दूसरे लोग वो काम नहीं कर सकते थे या पहले नहीं करते थे? हाँ। तो ये इससे एक 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 भ्रष्टाचार का स्पष्ट एंगल इसमें दिखाई देता है। हाँ। एक एक बात हृदयेश, मुझको ये बताइए, आपकी पिछली किताब जो थी 2014 की, अभी 2014 में थी ना किताब वो, जी जी बिल्कुल। और 9 साल उसको हो रहे हैं, 10 साल हादसे को हो रहे हैं 2 दिन बाद। जी, तो पिछले पिछली किताब में और उसके इस नए संस्करण में आपने ऐड क्या किया है ऐसा? हाँ, देखिए, पिछली किताब में कई जानकारियां जो मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट थी, और वो किताब एक ऐसे साल में लिखी गई थी। हाँ। मैं बहुत इस बात को लेके उत्साहित था कि वो फर्स्ट एनिवर्सरी में आ जाए। हाँ। तो कुछ छोटी मोटी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां जो थी वो नहीं इंक्लूड हो पाई थी, हम्म। क्योंकि वेरिफिकेशन की वजह से। हम्म। तो जो वेरीफाई नहीं हो पाई उन्हें हटाया गया, हम्म। मतलब हटाया गया मतलब उनको शामिल नहीं किया। शामिल नहीं वो किया। किताब में पहले भी नहीं थी, और जो वेरीफाई हो पाई उनको शामिल किया। हम्म। नए फोटोग्राफ्स आए, पूरा हम्म। जोशीमठ जो है वो, उसको लेके पूरी जानकारी इसमें डाली गई। हम्म। और पूरा एक चैप्टर है शुरुआत में। और हम्म। उसके अलावा जलवायु परिवर्तन का क्या प्रभाव है इस बारे में भी लिखा गया है। तो हम्म। कई मायनों में किताब ये 10 वार्षिकी संस्करण है, लेकिन काफी नई जानकारियां इस किताब में है। और इसमें। ये भी है कि 10 साल हो गए तो हम्म। लोग अभी भी उस किताब को पढ़ेंगे। तो हाँ। ऐसी घटनाओं का महत्व ये होता है कि जितना वक्त बीत जाए और आप पढ़ें पीछे मुड़ के, आपके पास एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो उस वक्त हाँ। लिखा गया डॉक्यूमेंट है, हाँ। तो उसको देख के आप बहुत कुछ सीख सकते हैं कि क्या हाँ। नहीं होना चाहिए। क्योंकि लोग आप आज की डेट में अपनी बात बदल सकते हैं, पर जब इमीडिएट घटना के बाद लोग सच बोलते हैं, आप उस वक्त लोग झूठ।
हाँ, आप पीछे मुड़े बोल भी रहे हैं और देख भी रहे हैं, तो कुछ पीछे लिख कर रखा है क्या आपने ऐसा? नहीं नहीं, मैंने पीछे लिख के कुछ नहीं रखा है। मैं ये बताना चाह रहा था कि बहुत सारा सीखने का जो हम्म। है, जो जो पोटेंशियल है, वो हाँ। अनुभव से और पुराने डेटा से आता है। जलवायु परिवर्तन की बात पिछले अंक में इसीलिए नहीं थी, पिछले वाले में, क्योंकि हाँ। मुझे ऐसा लग रहा था उस समय कि जलवायु परिवर्तन कोई कही सुनी बातों वाली बात नहीं है, उसके लिए बहुत स्ट्रांग डेटाबेस होनी चाहिए। हम्म। आज हमारे पास बहुत सारे ऐसे डेटाबेस हैं जो ये हम्म। बताते हैं कि उत्तराखंड के सभी जिलों में बारिश का पैटर्न जो है वो अनयूजुअल हो गया है, चेंज उसमें। हम्म। हमें बता रहे हैं कि घटनाएं, मौसमी फसल फेल हो रही हैं। हमें पता चल रहा है कि बर्फबारी का पैटर्न बदल रहा है। तो हम्म। और ये बहुत शुरुआती डेटा है। हम्म। और अब विश्व मौसम संगठन जो है, हम्म। जो यूएन की एजेंसी है, उसने कहा है कि अगले 5 सालों में कोई एक साल ऐसा होगा सुनील जी, जिसमें पुराने सारे रिकॉर्ड गर्मी के टूट जाएंगे। और ऐसा। भूगर्भ शास्त्री ये कहते हैं कि जैसे जैसे पहाड़ों से बर्फ हटेगी, हम्म। वैसे वैसे पहाड़ गर्मी को ज्यादा सोखेंगे, क्योंकि बर्फ का रंग सफेद होता है, वो परावर्तित करती है। हाँ। और काले अगर पहाड़ हो जाएंगे तो वो सोखेंगे, तो ग्लेशियर और तेजी से पिघलेंगे। हम्म। गार्डियन में एक खबर छपी थी, जो अमेरिका के एक विश्वविद्यालय की थी। हम्म। उसने ये कहा है कि ग्लेशियर जो है हिमालयी, वो दुगनी स्पीड से पिघल रहे हैं। हम्म। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, गंगोत्री के ग्लेशियर का पिघलना या पीछे हटना बंद हो गया। उसका पीछे हटना बंद नहीं हुआ है, उसके पीछे हटने की रफ्तार कम हुई है। हम्म। अभी भी पीछे हट रहा है। हम्म। तो ये बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, जो भले ही इस किताब में न हो, पर इसमें किताब में पढ़ने वाले को स्टिमुलेट करेंगे। क्योंकि मेरे लिए एक पुस्तक के अंदर ये सारी बातें जो 50 पुस्तकों में आनी चाहिए, नहीं संभव है। एक एक बात ये बतलाइए, जोशीमठ के बारे में आपने पिछली बातचीत में एक बार बतलाया था कि वहां की जमीन इतनी पोली हो गई है कि उसमें बांस भी ऐसे चले जा रहा है जमीन के नीचे। वो मैंने बताया था उन घरों के बारे में जो घरों में दरारें आई। हाँ। केवल जोशीमठ में नहीं, जैसे कि हाँ। पिपोला खास गांव में जो अशरफी देवी महिला है एक, वहां मैं नाम लेके इसलिए बता रहा हूँ कि लोग, ये मैं कहीं सुनी बात नहीं, वहां जाके कोई हाँ। भी आदमी न्यू टिहरी में पिपोला खास गांव के बारे में पूछेगा तो कोई बता देगा। हाँ। पिपोला खास गांव में अशरफी देवी को सब जानते हैं। हाँ। और सारे घरों में वहां दरारें हैं। तो उन्होंने अपने घर में कहा बेटा, और ये न्यूज लॉन्ड्री में मैंने जो किया है पूरा वीडियो है, वीडियो में ये चीज नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, तो उनके घर के नीचे जो फर्श है उसमें जमीन है ही नहीं। हाँ। यानी एक आदमी ऐसे घर में रह रहा है अपने गरीबी हाँ। के कारण, जो घर के नीचे वो जो खड़ा है तो जमीन ही नहीं है। हाँ। और इतनी बड़ी, हमने उसमें जो थंबनेल बनाया था वीडियो का, हाँ। हमारे प्रोड्यूसर ने, उसमें ऐसे हाथ डाल रहे हैं, उंगलियां सब चली जा रही हैं उस आदमी की जो दिखा रहा है। और उसमें लिखा था ये जोशीमठ नहीं है। हम्म। जोशीमठ में ही नहीं हो रहा है, कहने का मतलब था कि जोशीमठ से अलग इलाके भी हैं जहां वैसी दरारें, उससे बड़ी दरारें। हाँ। तो जहां डैम है, जहां निर्माण हो रहा है, वहां दरारें हैं, ऐसा क्या है? तो कुछ तो है ना हिमालय में, जो लोग वैज्ञानिक कह रहे हैं उसको सुनने की जरूरत तो ये उत्तराखंड में टुकड़े टुकड़े में ऐसी कई आबादियां हैं, कई बसाहट हैं जिनका भविष्य नहीं है। है। उत्तराखंड में कई ऐसे गांव हैं, हम्म। जो पिछली किताब में भी जो आई थी, जब मतलब जब पहली बार ये पुस्तक आई, तो उसमें एक गांव है जिसका नाम है ढासड़ा। वो हम्म। उत्तरकाशी में है। जब मैं हम्म। वहां चढ़ा था उस गांव में, तो रात हो गई पहुंचते पहुंचते, हम्म। क्योंकि बहुत ही नदियों वदियों को, जलधाराओं को पार करके जाना पड़ा। और मैंने देखा कि वहां लोग भाग रहे हैं रात के वक्त, और मैंने कहा सब लोग ताले लगा के घर में कहाँ जा रहे हैं? तो हम्म। उन्होंने कहा नहीं भाई, हम ऊपर पहाड़ में जा रहे हैं, हम यहाँ नहीं सोते। क्यों? क्योंकि रात को कभी पहाड़ नीचे गिर सकता है। अच्छा। तो ऐसा डॉक्यूमेंट किया है सरकार की अपनी संस्थाओं ने, कि इन गांवों को फिर से बसाने की जरूरत। इसकी लिस्ट है पूरी, मैं आपको भेज सकता हूँ। हम्म। मतलब जिन गांवों की, हम्म। जिनको, जहां से लोगों को हटाओ, क्योंकि ये कभी भी नीचे गिर सकते हैं। तो पहाड़ तो ऐसे है ना कि जैसे आप, ये चीज है, तो पहाड़ तो ऐसे ऐसे बसे हुए हैं ना उसमें। हम्म। तो अब पहाड़ तो टूट टूट के गिर ही रहे हैं। एक जमाने में कहा जाता था कि अरावली की पहाड़ियां, हम्म। और जिसका भारत की संसद भी जो बनी हुई है, वो उसी पहाड़ियों के एक हिस्से में है। हाँ। हाँ। तो वो इतनी छोटी छोटी जो पहाड़ियां हैं, वो कभी कहते हैं 35 साढ़े 3 करोड़ या ऐसे कुछ साल पुरानी है। हाँ। तो ये तब ये हिमालय जितनी ही ऊंची थी। हम्म। तो पहाड़ करोड़ों साल में सेटल होते हैं ना, तो हिमालय सेटल हो रहा है। हाँ। तो तो ये तो आप, ऐसा नहीं है कि वो जोशीमठ या एक जगह है। जो मुंशियारी आप चले जाइए, बिल्कुल जोशीमठ का उल्टा जो इलाका है, जिसे कहते हैं हम, कौन सी घाटी, दारमा चौदास के अलावा जो एक और घाटी वहां पर है, उस हम्म। घाटी में आप चले जाइए, तो वहां आपको यही मिलेगा, मिलम घाटी, सॉरी, हम्म। मिलम घाटी में। तो तो वहां लोगों के ये घरों में पहाड़ का संकट है। ये पहाड़ करोड़ों साल में सेटल होते हैं। सरकारें अपने 5 साल के कार्यकाल में अधिक से अधिक निर्माण कर लेना चाहती हैं।
तो ये एक मुकाबला चल रहा है पहाड़ के अपने मिजाज के साथ और सरकारों के 5 सालाना मिजाज के बीच, ऐसी बिल्कुल। नौबत है। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक बात है कि सरकार जो है वो 5 साल में जो सरकार आती है, और ब्यूरोक्रेट तो वही रहते हैं, सरकार भले ही बदल जाए, तो वो एक ऐसी प्रथा चल पड़ती है कि फिर उसको बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप अगर देखेंगे आज कि छत्तीसगढ़ में भले ही निजाम बदल गया हो, लेकिन अभी भी उद्योगपति और ब्यूरोक्रेट उसी तरह के हैं जिस तरह के पहले थे। हम्म, तो दोहन जो है वो एक निरंतर प्रक्रिया बन जाती है। सरकारों का बदलना कुछ हद तक बदलाव ला सकता है, किसी सरकार को आंख की शर्म है, किसी को वो भी नहीं है, हम्म, कोई सरकार बिल्कुल जिद में आ जाती है, तो ये उत्तराखंड के साथ भी हो रहा है आज की डेट हम्म। मैं हृदय से एक बात पर्यावरण से परे समझना चाहता हूँ आपसे। आपके नाम के साथ जो सरनेम है उससे लगता है कि आप सवर्ण हैं। जोशी से मुझको ऐसे लगता है। में। तथाकथित सवर्ण हुए। हाँ, और मैं ये जानना चाहता हूँ, आप आस्थावान हो या नास्तिक हो, कुछ भी हो, कि जिस उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, जहाँ कदम कदम पे मंदिर हैं या तीर्थ यात्री हैं, जहाँ की आबादी, अधिकतर आबादी हिंदू है जो देवताओं की को मानने वाली है, केदारनाथ को, बद्रीनाथ को मानने वाले लोग हैं, वहां पे इतनी बड़ी बड़ी आपदाएं आई, तो इन ईश्वरों ने, एक ईश्वर हो या कई हो, इन लोगों ने उसको रोका क्यों नहीं, अपने भक्तों को बचाया क्यों नहीं, क्यों हजारों लोग इस तरह से बेकसूर लोग मारे गए? तो ये जिसको सर्वत्र सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ कहा जाता है, जिसको मालूम था अच्छे से कि ये पहाड़ पे ये खतरनाक नौबत आ रही है, आपको क्या लगता है कि उस ईश्वर ने ये तबाही क्यों नहीं रोकी, लोगों को क्यों मर जाने दिया? जो किताब का टाइटल है तुम चुप क्यों रहे केदार, मैं बिल्कुल बिना किसी मतलब बहुत पूरी ईमानदारी से बता रहा हूँ, वो इसी से निकला है। क्योंकि जब मैं केदारनाथ और वहाँ लमगोंडी और दूसरे गांव में ऊखीमठ और कई गांव हैं वहाँ घूमता था, तो उन गांव में लोग यही कहते थे कि हमें विश्वास नहीं होता है कि केदारनाथ जो हमारे घर में है, हाँ, केदारनाथ जो हमारा घर है, हाँ, तो और सारे लोग वहां पुजारी हैं, तो यहाँ इतने लोग मरते रहे, इन्होंने नहीं बचाया, ये शब्दों में भले ही ना हो पर उनके दिमाग में ये सवाल जरूर था। तो हम्म, उससे किताब का टाइटल निकला। अब आपकी बात का जवाब ये है कि ईश्वर जो है उसके बारे में दो तीन बात कही जाती है जो लोग साइंटिफिकली सोचते हैं। और अगर आप साइंस लिटरेचर पढ़ते हैं तो डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग जैसे लोग वो कहते हैं कि जब मैं ईश्वर को मानता हूं तो फिर मुझे मेरी फिजिक्स काम नहीं कर सकती, इसलिए मैं ईश्वर को मानूंगा तो मेरे लॉ ऑफ फिजिक्स काम नहीं कर सकते। हाँ, तो वैसे ही तो वैसे ही है कि जो जानकारी है हम्म, वो एक अलग चीज है, आस्था एक अलग चीज है। हम्म, आस्थावान होना, आस्तिक होना ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन आस्तिक व्यक्ति भी तो अपने बच्चे को मैक्सवेल ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाता है ना, वो भी तो केपलर के लॉज पढ़ाता है, और हाँ, उस वक्त वो जब एग्जाम आता है तो केपलर के लॉज, तो इन चीजों में डिस्टिंक्शन होना बहुत जरूरी है। हम्म, और जैसे जैसे पहाड़ को बर्बाद किया है, हम्म, जैसे जैसे उसकी नदियों में इम्बैंकमेंट्स में कब्जे हुए हैं, हाँ, हमने कमजोर किया है, तो हम्म, कोई भी पहाड़ नहीं बचा सकता, ईश्वर नहीं हम्म, बचा सकता। बल्कि हम्म, ईश्वर के रूप को, न केवल ईश्वर का निर्माण, मतलब मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, वहां पर भी लोग आपको बताएंगे, न केवल ईश्वर का हमने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया, हाँ, बल्कि अभी भी ईश्वर को हम निचोड़ रहे हैं बिना हाँ, किसी डर के। दूर रहे कहते हैं। जरूर है वहां जय बद्री विशाल, जय केदारनाथ, या उत्तराखंड में मां दंतेश्वरी, या जो भी कहते हैं, लेकिन अगर कोई कहे कि इसके नीचे खजाना है और लूटना है, तो हम्म, बहुत सी कंपनियां, बहुत से ठेकेदार, बहुत से लोग उसमें हम्म, आ जाएंगे और वो लूटपाट का काम शुरू हो जाएगा। एक हम्म, इसमें उदाहरण मैं देना चाहता हूँ संस्कृति को लेकर भी, हम्म, कि अ, जो चल छोड़िए, उसको छोड़ दीजिए, उसको छोड़ देते हैं, वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा बात। ठीक। तो हृदय, आपने बड़ी दिलचस्प बातें बतलाई, और ये 2 दिन बाद जो एक बरसी आ रही है, इतने बड़े हादसे की, हिंदुस्तान का एक शायद सबसे बड़ा अपने किस्म का हादसा था ये। जितने लोग मरे, जितनी तबाही हुई, जितना हमने प्रकृति का प्रलय देखा वहां पर, तो आपने जितनी खूबसूरती से बकाया बताया है, और मुझको उम्मीद है कि आपकी किताब के इस नए संस्करण में हमको नई जानकारी भी मिलेगी, तो हम और आप पर्यावरण के किसी और मुद्दे को लेकर एक दिन फिर बैठेंगे। आज आपने बस। जितना समय निकाला इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं, और हम फिर मिलते हैं।